बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप करके सोचा था कि लौटने पर वो आज भी उसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन मैडम ने तो एक कोल्ड सीईओ से शादी कर ली। और असली ट्विस्ट, ये शांत सीईओ उसे सालों से सीक्रेटली प्यार करता था, इसलिए शादी के बाद इतना स्पॉइल करता है कि एक्स बस देखता रह जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी भाई शेन को टोकते हुए कहता है कि वो अपनी भाभी को चुराने के लिए काफी समय से चुपचाप चाल चल रहा है, इसलिए उसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। उसकी बातों से इतना साफ है कि वो सामने वाले की छिपी हुई कोशिशों को समझ चुका है और अब उसे खुलकर सावधान कर रहा है। इसके बाद झो चेन अपना इंटरव्यू पूरा करता है। इंटरव्यू लेने वाली लड़की उसे समय देने के लिए थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। तभी झो चेन के साथ मौजूद आदमी की नज़र शेन यिचियाओ पर पड़ती है और वो हैरान होकर उसे देखने लगता है। झो चेन उससे पूछता है कि आखिर वो इतना क्यों चिल्ला रहा है। वो आदमी बताता है कि सामने वाली लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड की टॉप गॉडेस शेन यिचियाओ हैं। उसके इतने मेल फैंस हैं कि उनसे पूरा सिटी सेंटर कई बार घेरा जा सकता है, लेकिन अफसोस कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। झो चेन बिल्कुल शांत होकर कहता है कि इससे उसका क्या लेना देना। बाद में उसका साथी उसी जवाब का असली मतलब समझ जाता है। वो झो चेन से कहता है कि उस दिन मुझे इससे क्या बोलने का मतलब ये था कि शेन यिचियाओ का बॉयफ्रेंड हो या न हो, झो चेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बदकिस्मती तो शियांग जिनान की थी, जिसके रिलेशनशिप के बीच झो चेन आ गया। दूसरी तरफ शेन यिचियाओ अपनी दोस्त के साथ शियांग जिनान की वापसी के बारे में बात कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि शियांग जिनान ने इतने बड़े और ज्यादा पॉइंट्स वाले टूर्नामेंट को छोड़कर चीन लौटने के बाद इस जगह को अपना पहला स्टॉप क्यों चुना। उसे शक है कि शियांग ने ऐसा शेन यिचियाओ की वजह से किया है। वो सीधे पूछती है कि अब शेन यिचियाओ के मन में शियांग के लिए क्या है। यिचियाओ बिना बात घुमाए कहती है कि एक समय था जब शियांग जिनान उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, लेकिन अब वो समय गुजर चुका है। बीती हुई बातों को आज की जिंदगी में खींच कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी दोस्त फिर झो चेन का नाम लेकर उसे छेड़ती है। वो कहती है कि उसका मिस्टर जो तो एक बहुत केयरिंग और ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाला हस्बैंड होगा, जो उसकी हर छोटी बात पहले ही सोच लेता है। यिचियाओ उसे सिली गर्ल कहकर बात टालने लगती है। कपड़े बदलते समय उसकी दोस्त उसे बिना ब्रा देखकर चौंक जाती है। यिचियाओ कहती है कि वो ऐसे ही कपड़े नहीं उतार सकती, पहले उसे ब्रा बदलनी पड़ेगी। झो चेन अपने ऑफिस में पूरे दिन मुस्कुराता रहता है। उसका कलीग कहता है कि वो सुबह से हंस रहा है, क्या उसके गाल थकते नहीं है। इसके बाद वो अगले हफ्ते होने वाली प्रोजेक्ट मीटिंग की बात छेड़कर खुद वहां जाने की पेशकश करता है। उसे लगता है कि झो चेन जानबूझकर वहां जाने से बचना चाहता है, क्योंकि शियांग जिनान भी उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है। झो चेन साफ करता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपल मोशन कैप्चर के लिए काफी हाई फ्रेम रेट चाहिए और वीआर टेक्नोलॉजी पर काम करने वालों को खुद जाकर डेटा और सिस्टम की टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। वो कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है। अब शेन यिचियाओ के नाम के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो शियांग जिनान का नहीं, बल्कि उसका अपना नाम है, झो चेन। उधर शेन यिचियाओ की कलीग उससे पूछती है कि क्या वो सच में दोबारा कैमरा के सामने लौटने का प्लान नहीं बना रही। वो मजाक में ये भी पूछती है कि कहीं उसके मिस्टर जाओ ने तो उसे रोक नहीं रखा। यिचियाओ तुरंत कहती है कि ये उसका अपना फैसला है और झो चेन कभी उसे काम करने से नहीं रोकेगा। उसकी कलीग उसकी बात सुनकर प्यार दिखाने का ताना मारती है। फिर उसकी नजर यिचियाओ के शरीर पर पड़े निशानों और आंखों के नीचे आए डार्क सर्कल्स पर जाती है। वो पूछती है कि आजकल उसकी हालत ऐसी क्यों रहती है। यिचियाओ घबराकर उससे अपनी आवाज़ धीमी रखने को कहती है, क्योंकि आसपास ऑफिस के लोग मौजूद हैं। तभी स्टेशन डायरेक्टर शेन यिचियाओ को अपने पास बुलाता है और उसे एक अच्छी खबर देता है। वो बताता है कि उनके स्टेशन और शियांग जिनान की टीम के बीच एक्सक्लूसिव डील हो चुकी है। शियांग के चीन लौटने के बाद उसके इंटरव्यूज और इवेंट्स की पूरी फॉलोअप कवरेज शेन यिचियाओ संभालेगी। बाकी कॉलीग्स और स्टेशन के कामों को डायरेक्टर खुद मैनेज कर लेगा। डायरेक्टर कहता है कि स्पोर्ट्स फील्ड के लोगों से डील करने का उसका एक्सपीरियंस और उसकी प्रोफेशनल स्किल्स इस काम के लिए सबसे सही हैं। फिर वो एक नई इंटर्न लिन चांग को उससे मिलवाता है, जो अब उसके साथ काम करेगी। लिन चांग बड़े एक्साइटमेंट से यिचियाओ को मास्टर बुलाती है और कहती है कि उसने उनके इम्प्रेसिव इंटरव्यू स्टाइल के बारे में बहुत सुना है। डायरेक्टर के जाते ही लिन बताती है कि वो हाई स्कूल से शियांग जिनान की फैन है। जब उसने अपना पहला टूर टाइटल जीता था तब वो क्लासरूम में छिपकर आधे घंटे तक रोई थी। इतना ही नहीं, उसने कभी शेन, यिचियाओ और शियांग जिनान को लेकर फैन फिक्शन का पूरा ढेर लिख डाला था। यिचियाओ उसकी फैन वाली बातों को रोककर कॉपरेशन प्लान देखने और इंटरव्यू के मुख्य पॉइंट्स तैयार करने को कहती है। वो साफ बोलती है कि अब दोनों को काम पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय बाद शेन यिचियाओ शियांग जिनान की रीसेंट कंपटीशन हिस्ट्री देखती है। उसे पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से उसके नाम कोई कंपटीशन रिकॉर्ड नहीं है। एक एथलीट का करियर वैसे भी बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए वो सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था।
लिन चांग बताती है कि शियांग के पहले टूर टाइटल के बाद सभी को उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अगले ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में वो अचानक हारकर बाहर हो गया। उस रिजल्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया था। ये छियाओ ये सब देखते हुए मन ही मन सोचती है कि शायद उसे डायरेक्टर का प्रपोजल मानकर ये असाइनमेंट नहीं लेना चाहिए था। ये छियाओ को अपने और शियांग जिनान के पुराने दिनों की बात याद आती है। तब शियांग उससे पूछता था कि क्या जाओ सरनेम वाला कोई आदमी उसे परस्यू कर रहा है। वो कहता था कि प्रैक्टिस के दौरान भी उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने गेम पर ध्यान नहीं लगा पाता। ये छियाओ उसे समझाती थी कि झोउ चेन सिर्फ उसका कॉलीग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शियांग कहता है कि कोई कॉलीग बिना किसी वजह के उसे फ्लावर्स क्यों भेजेगा। ये छियाओ उसे जल्दी कंक्लूजन निकालने से रोकती है और मजाक में पूछती है कि क्या अगली रूमर ये होगी कि वो झोउ चेन से शादी करने वाली है। शियांग तब उसे छोटा होने की वजह से लिटिल ब्रदर कहे जाने पर भी रोकता है। वो चाहता था कि ये छियाओ उसके शादी की लीगल एज तक पहुंचने का इंतजार करे ताकि वो उससे शादी कर सके। इसके बाद शियांग जिनान के करियर में आई गिरावट की बातें सामने आती हैं। ये छियाओ के शेंजन जाने के बाद उसका परफॉर्मेंस तेजी से गिरा, उसके पैर की चोटों की खबरें आने लगीं और धीरे धीरे वो कंपटीशन से दूर होता गया। बाहर लोगों ने इसका ब्लेम शेन ये छियाओ पर डाल दिया। हर तरफ यही कहा जाने लगा कि शियांग की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने एक टैलेंटेड प्लेयर का करियर बर्बाद कर दिया। ये छियाओ के लिए ये बात और ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि वो खुद न्यूज़ फील्ड में काम करती थी। लेकिन जब उसके खिलाफ हर तरफ बातें हो रही थीं और लोग उसे ऑनलाइन परेशान कर रहे थे, तब वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके खुद को बचा भी नहीं पाई। रात को घर लौटने पर ये छियाओ झोउ चेन को डॉक्यूमेंट्स देखते देखते सोया हुआ पाती है। वो उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहती है, लेकिन झोउ बताता है कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी बाकी हैं। ये छियाओ कहती है कि वो स्टडी रूम में चली जाएगी ताकि उसके काम में डिस्टर्बेंस न हो। अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि उसने झोउ चेन को खास तौर पर कॉम्पिटिशन में जाने की बात बताई थी, इसलिए अब उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। फिर वो खुद को समझाती है कि झोउ चेन के नेचर को देखते हुए उसे ऐसी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद ये छियाओ उससे पूछती है कि क्या उसने काफ़ी समय से स्मोकिंग छोड़ रखी है और क्या आजकल उस पर काम का बहुत प्रेशर है। झोउ कहता है कि बिजनेस बढ़ने के साथ काम बढ़ना अच्छी बात है। तभी कोई ग्लास टूट जाता है। झोउ उसे अंदर आने से रोकता है और कहता है कि कहीं उसके पैर में कांच न चुभ जाए। ये छियाओ उसे इतनी सावधानी से हर छोटा काम करते देखकर सोचती है कि उसने बहुत जल्दी शादी इसलिए भी कर ली थी क्योंकि वो अपनी खराब जिंदगी से निकलना चाहती थी। मगर एक वजह झोउ चेन खुद भी था। वो ऐसा आदमी है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने मजबूती से खड़ा रह सकता है और जरूरत पड़ने पर झुककर आपके लिए छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखता है। झोउ उसे बाहर बैठने को कहता है क्योंकि फ्लोर पर अभी भी ग्लास हो सकता है। ये सुनकर ये छियाओ प्यार से उसके पास आकर बार बार कहती है, झोउ चेन मुझे हक करो। फिर ये छियाओ और झोउ की एक पुरानी मुलाकात दिखाई जाती है। एक बिजनेस ट्रिप के दौरान देर रात ये छियाओ की कार खराब हो गई थी। आसपास कोई फ़ोन सिग्नल भी नहीं था, इसलिए वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला पा रही थी। तभी झोउ चेन वहाँ पहुँच जाता है। वो ये छियाओ की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। ये छियाओ बताती है कि उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई है। झोउ उसे अपने साथ आने को कहता है और भरोसा देता है कि उसका ड्राइवर उसकी कार ठीक करवा देगा। ये छियाओ अपनी हालत देखकर परेशान होती है और सोचती है कि वो झोउ की साफ कार को गंदा नहीं कर सकती। झोउ उसकी परेशानी समझकर कहता है कि अगर उसे प्रॉब्लम न हो तो कार में रखी साफ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही वो उसे ठंड से बचने को कहता है। ये छियाओ उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। कुछ समय बाद न्यूज़ में फेमस टेनिस प्लेयर शियांग जिनान की ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग का जिक्र होता है। रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि उसकी अनएक्सपेक्टेड हार के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस शेन चुपचाप गायब हो गई थी। ये छियाओ नोटिस करती है कि झोउ चेन अभी भी शियांग से जुड़ी गॉसिप देखता है। वो अपने उस मुश्किल समय को याद करती है जब शियांग की वजह से ध्यान भटकने पर उससे ड्राइविंग में गलती हुई और उसके बाद उसे ऑनलाइन लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। वो मानती है कि साइबर बुलिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रात में ये छियाओ झोउ चेन के पास आकर कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और वो उसे हक करे। थोड़ी झिझक के साथ वो सॉरी भी बोलती है। झोउ उसे अपने करीब करते हुए बताता है कि वो पहले से ही उसे गले लगाए हुए है। उसकी बात सुनकर ये छियाओ भी शांत होकर उसी के पास रह जाती है। इंटरव्यू के दिन लिन चांग कैमरा के सामने जाने की तैयारी कर रही होती है। ये छियाओ से कॉन्फिडेंस देते हुए कहती है कि उसने पूरी स्क्रिप्ट अच्छी तरह याद कर रखी है, इसलिए इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिन फिर भी पूछती है कि क्या वो सच में ये कर पाएगी। ये छियाओ बताती है कि स्टेशन डायरेक्टर भी मान चुका है और वो खुद कंट्रोल रूम में रहकर सब संभालेगी। लिन हिम्मत जुटाते हुए कहती है कि वो ज़रूर अच्छा करेगी और अपने मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वो ये छियाओ को थैंक यू बोलकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। जाते जाते लिन को फिर लगता है कि उसकी मास्टर अभी भी शियांग जिनान के सामने जाने से बच रही है। अकेले में लिन चांग शेन ये छियाओ की शादी के बारे में सोचने लगती है।
उसे हैरानी होती है कि इतने रिच लोगों ने शादी में कोई बड़ा डायमंड रिंग तक नहीं लिया। वो कल्पना करती है कि अगर शेन यिचियाओ की शादी शियांग जिनान से हुई होती तो वो उसके लिए सबसे बड़ा और महंगा डायमंड खरीदता। फिर लिन खुद मानती है कि शायद वो रिच लोगों की लो की चॉइसेस को नहीं समझती, लेकिन लुक्स के मामले में उसे पूरा भरोसा है कि शियांग जिनान ही जीतेगा। काम खत्म होने के बाद झो चेन यिचियाओ को लेने पहुंचता है। यिचियाओ उसका नाम लेकर उसके पास आती है और पूछती है कि कहीं वो बहुत देर से इंतजार तो नहीं कर रहा। लिन चांग भी वहां आकर बड़े रिस्पेक्ट से झो चेन को बिग बॉस कहती है और मास्टर का ध्यान रखने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। यिचियाओ उसे समझाती है कि वो अपनी टीम साथ ला सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी को अप्रेंटिस बना ले। लिन तुरंत कहती है कि वो अपनी मास्टर को अप्रेंटिस रखने की परमिशन जरूर देती है। झो और यिचियाओ को साथ देखकर लिन के सारे पुराने विचार बदल जाते हैं। अब उसे काम और पावरफुल सीईओ के साथ जेंटल बड़ी बहन वाली पेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। यिचियाओ झो के साथ निकल जाती है। लिन उन्हें बाय बोलते हुए मन में शियांग से माफी मांगती है और कहती है कि अब वो पहले वाली पेयरिंग को छोड़कर झो चेन और यिचियाओ को सपोर्ट करेगी। झो चेन का रिलेटिव उससे पूछता है कि क्या भाभी को पता है कि आज वो टूर्नामेंट में डेटा कलेक्ट करने जा रहा है। वो याद दिलाता है कि चाइना ओपन का पहला मैच बहुत बड़ा इवेंट है और शियांग जिनान भी चीन लौटकर उसी टूर्नामेंट में खेल रहा है। जो उसकी तरफ देखता है तो वो तुरंत सफाई देने लगता है। वो कहता है कि इतने सारे मीडिया आउटलेट्स वहाँ होंगे, इसलिए भाभी को इवेंट के बारे में पता होना बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी वो अब कैमरा के पीछे काम करती है, इसलिए स्टेशन उसे वहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं भेजेगा। जब यिचियाओ बताती है कि वो आज लोकेशन असाइनमेंट पर है और स्टेशन नहीं जाएगी, तब भी वो रिलेटिव झो को समझाता है कि सिटी में यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट और सीबीडी रिबन कटिंग सेरेमनी जैसे बहुत से इवेंट्स हैं। स्टेशन के पास इतना काम है कि भाभी को शियांग के टूर्नामेंट में भेजने का सवाल ही नहीं उठता। वो बार बार कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। झो चेन प्रोजेक्ट से जुड़े काम के लिए टूर्नामेंट पहुंच जाता है। वहाँ इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए खास सीट बचाकर रखने की बात करता है। झो की नज़र शियांग जिनान पर पड़ती है तो रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि वो पहले टूर्नामेंट चैंपियन रह चुका है और उसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। आज यहाँ आए लोगों में से कम आधे सिर्फ उसे देखने आए हैं। उसकी मौजूदगी से इवेंट की अटेंडेंस 3 गुना बढ़ गई है। आसपास टीवी स्टेशन के कई लोग देखकर झो पूछता है कि शेंजन टीवी ने किस रिपोर्टर को भेजा है। रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि उसे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि कमेंट्री बूथ और रिपोर्टर एरिया दूसरी तरफ हैं। अगर झो देखना चाहता है तो वो उसे बाद में वहाँ ले जा सकता है। कुछ देर बाद शियांग जिनान अपना मैच जीत जाता है और लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि उसने कितनी आसानी से जीत हासिल कर ली। दूसरी तरफ लिन चांग अपने इंटरव्यू को लेकर बुरी तरह नर्वस हो जाती है। वो यिचियाओ से पूछती है कि कहीं उसके क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा शार्प तो नहीं है। घबराहट में वो कहती है कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसे पेट की प्रॉब्लम होने लगी है। यिचियाओ उसे समझाती है कि सारे क्वेश्चंस उसे याद हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। लेकिन लिन अपने मास्टर से इस बार उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। बदले में वो आइस्ड अमेरिकानो खरीदने का प्रॉमिस करती है और माइक्रोफोन भी यिचियाओ को थमा देती है। यिचियाओ सिचुएशन देखकर इंटरव्यू संभालने के लिए तैयार हो जाती है। लिन के साथ वो अच्छी इंटरव्यू पोजीशन लेने के लिए रिपोर्टर एरिया की तरफ बढ़ती है। शियांग जिनान के सामने रिपोर्टर्स उसके कमबैक और जीत को लेकर कई क्वेश्चंस रखते हैं। कोई उसकी रीसेंट ट्रेनिंग का सीक्रेट पूछता है तो कोई जानना चाहता है कि करीब आधे साल तक कंपटीशन से दूर रहने के बाद वो अपने फैंस से क्या कहना चाहता है। लोगों की भीड़ में कुछ लोग शेन यिचियाओ को पहचान लेते हैं। वे गॉसिप करने लगते हैं कि शेंजन टीवी की शेन यिचियाओ यहाँ क्यों आई है। वे उसके और शियांग के ब्रेकअप का जिक्र करके कहते हैं कि दोनों का आमने सामने आना ऑकवर्ड होगा। अब यिचियाओ खुद माइक्रोफोन लेकर शियांग को जीत की बधाई देती है। वो पूछती है कि इतने महीनों बाद लौटकर खेले गए इस मैच का कौन सा मोमेंट उसे सबसे ज्यादा याद रहेगा। जवाब देता है कि चाहे कोई कितनी भी बार खेले, सबसे यादगार पल हमेशा जीतने वाला मोमेंट ही होता है। यिचियाओ फिर उसके राइट हैंड ग्रिप से लेफ्ट हैंड ग्रिप पर जाने की बात पूछती है। शियांग बताता है कि लेफ्ट हैंड ग्रिप से टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है और सही समय पर बदलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वो हमेशा ऐसा इंसान रहा है जो अपनी गलती समझते ही उसे तुरंत ठीक कर देता है। यिचियाओ का आखिरी सवाल और ज्यादा सीधा होता है। वो पूछती है कि इतने बड़े टूर्नामेंट्स उपलब्ध होने के बावजूद उसने कमबैक के लिए शेंजन वाला टूर्नामेंट ही क्यों चुना। शियांग उसकी तरफ देखकर जवाब देता है कि उसे वहीं से दोबारा उठना पसंद है जहां वो कभी गिरा था। मैदान की हार भी हार होती है और जिंदगी में मिला सेटबैक भी। इंटरव्यू के बाद शियांग यिचियाओ से पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई, जबकि इंटरव्यू लिन चांग को करना था। यिचियाओ समझाती है कि लिन पहली बार लाइव इंटरव्यू करने वाली थी और स्टेज पर जाने से पहले बहुत नर्वस हो गई। वो उसकी मास्टर है, इसलिए उसे उसकी जगह संभालना पड़ा। शियांग कहता है कि आसपास इतने फैंस होने के बावजूद यिचियाओ पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गई है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है।
ये छियाओ बात को हल्का करते हुए कहती है कि अगर उसे सच में चिंता है तो उसे कंफर्ट करने के लिए बोनस दे सकता है। थोड़ी देर बाद झो चेन ये छियाओ के पास आ जाता है। ये छियाओ उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। झो बताता है कि वो प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट करने आया था, जबकि ये छियाओ इंटरव्यू के लिए आई थी। वो पूछता है कि क्या उसका काम खत्म हो गया। ये छियाओ कहती है कि इंटरव्यू लगभग पूरा हो चुका है। झो उसे साथ लंच करने के लिए कहता है और ये छियाओ मान जाती है। चलते समय झो उसके हाथ से बैग लेकर खुद पकड़ लेता है। ये छियाओ उसकी इस छोटी सी केयर के लिए उसे थैंक यू बोलती है। झो के साथ चलते हुए ये छियाओ को उसकी मैरिज प्रपोजल वाली बात याद आती है। तब झो ने बहुत सीधे तरीके से बताया था कि उसके ग्रैंडफादर उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं और उन्होंने उसे आखिरी समय दे दिया है। उसने ये छियाओ से कहा था कि अगर वो तैयार हो तो दोनों शादी कर सकते हैं। ये छियाओ ने हैरानी से पूछा था कि उसने इतने लोगों में उसी को क्यों चुना। झो ने जवाब दिया था कि इस समय ये छियाओ को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे उसकी फांसी हुई सिचुएशन से बाहर निकाल सके, और वो शायद उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसने दोनों एक मौका देने की बात कही थी और ये भी साफ कर दिया था कि अगर ये छियाओ के दिल में कोई और है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय ये छियाओ को भी लगा था कि शायद झो सच में एक अच्छा चॉइस हो सकता है। वो हमेशा जेंटल रहता है और जितनी जरूरत हो उतनी ही केयर दिखाता है। फिर भी ये छियाओ आज तक ये नहीं समझ पाई कि उसके उस शांत और परफेक्ट मास्क के नीचे असल में कौन सी फीलिंग्स छिपी रहती हैं। प्रेजेंट में लौटते ही शियांग जिनान अचानक उनका रास्ता रोक लेता है। ये छियाओ उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जो ये छियाओ से लंच में कुछ सिंपल खाने की बात करता है क्योंकि उसे स्टेशन लौटकर काम रिव्यू करना है। ये छियाओ कहती है कि वो उसकी पसंद से चलेगी। तभी शियांग उससे सिर्फ 5 मिनट अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करता है। जो कहता है कि अगर ये छियाओ को उससे बात करनी है तो वो कार में इंतजार कर सकता है, मगर ये छियाओ को फिर झो की वही पुरानी लाइन याद आती है कि वो उसे मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने का सबसे सही ऑप्शन है। वो शियांग को साफ कह देती है कि अब उनके बीच बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं है और झो के साथ जाने लगती है। शियांग फिर भी पूछता है कि क्या बात अभी करना जरूरी नहीं हो सकता। उसी समय झो को कंपनी से अर्जेंट कॉल आता है। झो ये छियाओ से कहता है कि कंपनी में काम आ गया है, इसलिए अब वो उसके साथ लंच नहीं कर पाएगा। फिर भी वो उसे स्टेशन तक छोड़ने की बात करता है। ये छियाओ कहती है कि वो खुद चली जाएगी, लेकिन झो याद दिलाता है कि वो उसका हस्बैंड है, इसलिए उसे उसके साथ इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। कार में ये छियाओ खुद ही इंटरव्यू वाली बात क्लियर करती है। वो बताती है कि लिन चांग स्टेज पर जाने से पहले अचानक अनवेल हो गई थी, इसलिए मजबूरी में उसे शियांग का इंटरव्यू लेना पड़ा। वो ये भी कहती है कि शायद झो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो उसे सब बताना चाहती थी। जो शांत होकर कहता है कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए थैंक यू और वो ये छियाओ के काम की रिस्पेक्ट करता है, मगर उसकी यही शांत बात ये छियाओ को उलझा देती है। उसे लगता है कि शायद झो को सच में फ़र्क नहीं पड़ता और बेवजह एक्सप्लेन करके वही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है। स्टेशन लौटते ही ये छियाओ और शियांग का नाम एक बार फिर ट्रेंडिंग में आ जाता है। ऑफिस की कुछ महिलाएं आपस में कहती हैं कि उन्होंने पहले कभी ये छियाओ और शियांग की पूरी कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन शियांग की पहली चैंपियनशिप के बाद से ही दोनों के स्कैंडल सामने आने लगे थे। एक महिला ताना मारती है कि कुछ लोग शादी के बाद भी शांत नहीं बैठते। दूसरी कॉलीग सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि ज्यादातर कमेंट शायद पेड ट्रोल्स के हैं, इसलिए ये छियाओ को उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी ये छियाओ की माँ का कॉल आता है। वो कहती हैं कि आज रात ये छियाओ झो चेन को लेकर घर आए क्योंकि उन्होंने खास तौर पर उसके पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाए हैं। ये छियाओ बताती है कि वो अभी स्टेशन पर है और घर पहुंचकर बात करेगी। लिन चांग गिल्ट में ये छियाओ के पास आती है और कहती है कि आज जो ट्रबल हुआ वो सब उसकी गलती है। अगर वो इंटरव्यू कर लेती तो मास्टर को शियांग के सामने नहीं जाना पड़ता और ऑनलाइन बातें भी दोबारा शुरू नहीं होती। ये छियाओ उसे समझाती है कि वो पहले भी इस तरह की रूमर्स झेल चुकी है। लिन डरते हुए कहती है कि अगर ग्रैंड मास्टर यानी झो चेन नाराज हुआ तो वो खुद जाकर उससे बात करेगी। ये छियाओ उसे रोक देती है और कहती है कि ये सिर्फ काम था। झो चेन इतना पेटी नहीं है कि प्रोफेशनल इंटरव्यू को लेकर उससे नाराज हो जाए। घर पर टीवी न्यूज में शियांग जिनान की जीत दिखाई जा रही होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसने चाइना ओपन के शेंजन टूर्नामेंट में अपने ओपोनेंट को 2-0 से हराकर पहला मैच जीत लिया है। इसी दौरान ये छियाओ अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है। उसकी माँ तुरंत पूछती है कि वो अकेली क्यों आई और झो चेन कहाँ है। ये छियाओ कहती है कि शायद कंपनी में काम होगा, लेकिन उसकी माँ को शक होता है कि कहीं इंटरव्यू की वजह से दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ। वो कहती है कि उन्होंने दोपहर से पूरा खाना तैयार किया, झो को कॉल भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और अभी तक आया भी नहीं। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उन्होंने स्टेडियम वाला इंटरव्यू देखा था और पूछते हैं कि आखिर उसके और शियांग के बीच चल क्या रहा है। ये छियाओ साफ करती है कि टास्क स्टेशन डायरेक्टर ने दिया था।
वो ये भी कहती है कि शियांग इंटरनेशनल कंपटीशन छोड़कर यहाँ क्यों आया। इसका जवाब उसी से पूछा जाना चाहिए। उसकी माएँ पूछती हैं कि क्या झो को पूरी बात पता है। तभी खाना लगाने की आवाज़ आती है और सब डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। यिचियाओ की माँ उसे प्यार से पूछती हैं कि वो उदास क्यों है। यिचियाओ कहती है कि वो और शियांग काफ़ी समय से कॉन्टैक्ट में नहीं थे और उसका अचानक लौटना उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। उसके पिता सबको यिचियाओ पर भरोसा रखने को कहते हैं। वो साफ बोलते हैं कि उनकी बेटी कोई ऐसी लड़की नहीं जो बार बार अपना मन बदलती रहे। कुछ देर बाद उसकी माँ झो को कॉल करके बताती हैं कि यिचियाओ घर पर है और पूछती हैं कि क्या वो उसे लेने आएगा। झो हाँ कहता है और वो उसे सावधानी से ड्राइव करने को कहती हैं। खाना खाते हुए यिचियाओ के मन में एक और सवाल घूमने लगता है। वो सोचती है कि अगर झो चेन को उससे कुछ पूछना था तो वो सीधे मैसेज कर सकता था। उसने उसकी माँ से घुमाकर ये क्यों पूछा कि यिचियाओ घर पर है या नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद झो उससे नाराज है। जब वो अपनी दोस्त को ये बात बताती है तो दोस्त एक्साइटमेंट में कहती है कि झो सच में कमाल का आदमी है। वो पहले पता करता है कि यिचियाओ कहाँ है और फिर खुद उसे लेने आने की बात कहता है। उसके हिसाब से झो साफ तौर पर जेलस है, मगर जानबूझकर यिचियाओ से थोड़ा दूर रहकर हार्ड टू गेट बन रहा है। वो कहती है कि यिचियाओ की माँ ने दोनों को बात सुधारने का चांस दे दिया है और झो इसी बहाने आगे बढ़ना चाहता है, पर खुद बहुत ईगर भी नहीं दिखना चाहता। यिचियाओ के पिता उसकी फ़ोन में लगी नज़र देखकर उसे मोबाइल एक तरफ रखकर खाना खाने को कहते हैं। झो के आने के बाद यिचियाओ उसके साथ निकल जाती है। बाद में उसकी दोस्त पूछती है कि रास्ते में दोनों की बातचीत कैसी रही। यिचियाओ कहती है कि झो पूरे रास्ते चुप रहा और ज़्यादातर बातें वही करती रहीं। उसे खुद ही माहौल नॉर्मल बनाए रखना पड़ा। उसकी दोस्त मजाक में कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार साथ सोने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर पहली बार में मूड ठीक न हो तो कुछ बार और कोशिश कर लेना। उसकी बात सुनकर यिचियाओ समझ जाती है कि ये एडवाइस बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। घर पहुंचने के बाद झो बाहर से कुछ सामान खरीद कर लाता है। यिचियाओ उससे पूछती है कि वो क्या लेकर आया और क्या घर में वो चीज़ खत्म हो गई थी। झो बताता है कि सिर्फ आधा बॉक्स बचा था। कुछ देर बाद वो यिचियाओ के शरीर और बैग पर कुछ लगाने लगता है। यिचियाओ पूछती है कि क्या वो खुद भी यही चीज़ इस्तेमाल करता है और क्या इसे बैग पर भी लगाया जाता है। झो हाँ कहकर उसकी मदद करता रहता है। यिचियाओ पूछती है कि क्या उसे ऐसा करना ज़रूरी है। फिर वो मानती है कि उसे थोड़ा आराम मिल रहा है, लेकिन साथ ही शिकायत करती है कि इसके बाद उसे दोबारा शावर लेना पड़ेगा। झो उसे आराम करने के लिए कहता है। दोनों के बीच की झिझक अब पहले से कम हो जाती है। यिचियाओ मन ही मन सोचती है कि झो चेन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और काफ़ी नैगिंग भी करता है, मगर इन सब के बावजूद वो सच में बहुत जेंटल हस्बैंड है। सुबह झो अपने किसी काम से बाहर होता है। उसका रिलेटिव उसे बताता है कि भाभी और शियांग से जुड़ा हॉट सर्च अब हटवा दिया गया है। वो ये भी कहता है कि कुछ फैंस ने बहुत जहरीली बातें लिखी थीं, इसलिए भाभी उन कमेंट्स की कॉपी एविडेंस के रूप में रख सकती हैं और बाद में केस कर सकती हैं। झो जवाब देता है कि वो उसका वर्किंग स्टाइल अच्छी तरह समझता है और टेस्ट का रिजल्ट देखने चला जाता है। उसी समय यिचियाओ का कॉल आता है। झो पूछता है कि उसने अचानक क्यों फ़ोन किया। यिचियाओ पूछती है कि क्या वो बिजी है और उसके आसपास कोई मौजूद तो नहीं। झो कहता है कि वो अकेला है, इसलिए जो कहना है कह सकती है। यिचियाओ फिर बहुत कैजुअली बोलती है, झो चेन, अगली बार थोड़ा जेंटल रहना, तुमने मुझे हर्ट कर दिया था। उसकी बात सुनते ही झो का हाथ फिसल जाता है। यिचियाओ तुरंत हंसकर कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। झो फिर भी सीरियसली पूछता है कि अगर उसे ज़्यादा पेन है तो बेड साइड टेबल में मेडिसिन रखी है और घर आकर वो उसकी मदद कर देगा। यिचियाओ उसका नाम लेकर कॉल काट देती है। कॉल के बाद वो खुद हैरान होती है कि झो पहले तो ऐसा नहीं लगता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शांत दिखने वाला झो चेन इस तरह की बातें भी कर सकता है। झो के दोस्तों को नोटिस होता है कि कॉल के बाद उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। वे कहते हैं कि ये उसके नॉर्मल बिहेवियर जैसा नहीं है। झो उल्टा पूछता है कि उनकी नज़र में वो कैसा इंसान है। एक दोस्त कहता है कि झो रोज़ चुपचाप बैठकर बोरिंग डेटा एनालिसिस करता रहता है और उसकी पूरी ज़िंदगी किसी वर्क मशीन जैसी है। झो जवाब देता है कि उनके साथ रोज़ कार्ड्स खेलना भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं। फिर वो खुद ही पूछ बैठता है कि क्या वो सच में इतना ब्लैंड है। बातों बातों में उसके दोस्त शेन यिचियाओ की तारीफ शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि भाभी सुंदर, काइंड, जेनरस और प्रॉपर हैं। पिछली बार जब सबने ड्रिंक की थी तब वो खुद झो को लेने आई थीं। वे झो की शर्ट की तारीफ करते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि वो भी यिचियाओ ने चुनी होगी। झो कहता है कि उसे यिचियाओ पसंद है और उसकी पसंद भी अच्छी लगती है, इसलिए यिचियाओ जो भी चूज़ करती है उसे वही अच्छा लगता है। फिर वो मजाक में कहता है कि यिचियाओ की सबसे अच्छी चॉइस उसका हस्बैंड है। उसके दोस्त फिर शियांग वाले इंटरव्यू की बात उठाते हैं। वे पूछते हैं कि जब भाभी ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू लिया तो क्या झो जेलस या एंग्री नहीं हुआ? क्या वो सच में इतना बड़ा दिल दिखाकर बैठा रहा?
झो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त उसे घर जाकर अपनी वाइफ के लिए खाना बनाने की सलाह देते हैं। झो जल्दी घर लौटकर यिचियाओ के लिए कोकोनट चिकन बनाता है। यिचियाओ जागने के बाद पूछती है कि उसने क्या बनाया है। जब झो कोकोनट चिकन बताता है तो वो हैरान होती है कि उसे कैसे पता चला कि आज उसका वही खाने का मन था। झो कहता है कि जब भी वो ये डिश बनाता है यिचियाओ पूरा बोल पी जाती है। यिचियाओ किचन में उसकी मदद करने लगती है, लेकिन झो उसे ठीक से वेजिटेबल्स न चुनने पर बाहर जाने को कह देता है। यिचियाओ शिकायत करती है कि झो हमेशा कहता रहता है कि उसे ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो किचन में कुछ मिनट भी नहीं रुक सकती क्योंकि झो को डर रहता है कि वेजिटेबल काटते समय उसका हाथ कट जाएगा या कुकिंग ऑयल उस पर गिर जाएगा। झो के इस बिहेवियर से यिचियाओ को फिर घर वाली फीलिंग आती है। पहले उसकी माँ उसका ध्यान रखती थी और अब झो रखता है। वो कहती है कि झो ने उसे बिल्कुल बच्चे जैसा बना दिया है। फिर वो पूछती है कि वो आज ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों लौट आया। झो कहता है कि जब उसे पता है यिचियाओ लीव लेकर घर पर है तो वो ऑफिस में बैठकर काम पर ध्यान कैसे लगा सकता था। यिचियाओ को उसका बिहेवियर आज थोड़ा अलग लगता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो खुद बता देती है कि शियांग जिनान ने उसे डिनर के लिए कॉल किया था। वो चाहती है कि झो ये बात किसी और से सुनने के बजाय उसी से सुने। यिचियाओ साफ कहती है कि शियांग ने वापस आने के बाद उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए शायद अब वो उसके आसपास के लोगों से बात करके उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अपनी जिंदगी में ठीक है और शियांग से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। उसकी सिर्फ एक डिमांड है कि उसके फैंस जब उसे गालियां दें तो उसके फैमिली और पर्सनल डिटेल्स को बीच में न लाएं। जो कहता है कि टूर्नामेंट 7-8 दिनों में खत्म हो जाएगा, इसलिए बाकी इंटरव्यूज लिन चांग को दे देने चाहिए। शियांग के उलझे हुए बिहेवियर से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। इसके बाद यिचियाओ किचन के पास घूमते हुए झो से पूछती है कि क्या वो हंग्री है और उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है। झो कहता है कि यिचियाओ के पास खड़े रहने से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। यिचियाओ फिर अचानक पूछती है कि क्या आने वाले दिनों में वो बिजी है। वो एनुअल लीव लेकर उसके साथ हनीमून पर जाना चाहती है ताकि दोनों कुछ समय के लिए इस पूरी शियांग वाली सिचुएशन से दूर हो सकें। वो तुरंत ये भी कहती है कि अगर झो के पास समय नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस उसके मन में आया, एक अचानक प्लान था। लेकिन झो को याद है कि यिचियाओ हमेशा स्नो देखना चाहती थी। वो स्विट्जरलैंड जाने की बात करता है। यिचियाओ हैरान होती है कि उसे उसकी ये विश कैसे पता चली। झो बताता है कि 2 साल पहले क्रिसमस के समय एक स्ट्रीट इंटरव्यू में उसने खुद ये कहा था। उस पुराने इंटरव्यू में यिचियाओ ने विश मांगी थी कि क्रिसमस पर स्नो पड़े, मगर शेंजन में ये होना मुश्किल था। उसने कहा था कि मौका मिले तो वो स्विट्जरलैंड जाकर स्नो देखना चाहेगी क्योंकि वहाँ क्रिसमस बहुत रोमांटिक होगा। यिचियाओ को विश्वास नहीं होता कि झो ने 2 साल पुराना उसका इंटरव्यू देखा और उसकी छोटी सी बात भी याद रखी। वो उसकी मेमोरी की तारीफ करती है। यिचियाओ बताती है कि साल के आखिर में उसके लिए लंबी लीव लेना आसान नहीं होगा। स्विट्जरलैंड की राउंड ट्रिप में भी काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इस बार वे चाइना के अंदर ही कहीं जा सकते हैं और स्विट्जरलैंड अगली बार के लिए छोड़ सकते हैं। झो उसके डिसीजन को बिना नाराज हुए मान लेता है। यिचियाओ उसकी तरफ देखकर प्यार से कहती है, थैंक यू मिस्टर जाओ। अगले दिन झो चेन का रिलेटिव उससे नाराज होकर पूछता है कि वो अपनी वाइफ के साथ छुट्टी पर चला गया और उसे यहाँ अकेले काम में फंसा दिया। झो मजाक में कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए उसके पास वेडिंग लीव भी नहीं है। फिर वो बताता है कि यिचियाओ ने ये छुट्टी शियांग, जिनान और उसके फैन से दूर रहने के लिए प्लान की थी। बात करते करते झो का मूड सीरियस हो जाता है। वो अपने रिलेटिव से यिचियाओ को परेशान करने वालों के खिलाफ लॉयर्स लेटर तैयार करवाने को कहता है। उसका साफ कहना है कि केस आखिरी तक जाएगा और कोई सेटलमेंट नहीं होगी। अगर गलत कमेंट्स करने वाला माइनर भी हुआ तब भी या तो कॉम्पेंसेशन देना होगा या ओपनली अपॉलॉजी करनी होगी। झो कहता है कि लीगल डिपार्टमेंट ये केस जीतेगा तो पूरी टीम का बोनस डबल कर दिया जाएगा। फिर वो खुद से पूछता है कि यिचियाओ ने ये प्रॉब्लम उसे क्यों नहीं बताई और हेल्प क्यों नहीं मांगी। उसका रिलेटिव समझाता है कि भाभी स्ट्रांग हैं और अपनी वजह से किसी दूसरे को ट्रबल में डालना पसंद नहीं करती। ट्रिप पर यिचियाओ हॉट स्प्रिंग के बाद आइसक्रीम लेकर आती है। झो उसे देखकर पूछता है कि इतनी ठंड में भी वो आइसक्रीम क्यों खा रही है। यिचियाओ बताती है कि लोगों के हिसाब से हॉट स्प्रिंग के बाद आइसक्रीम खाना बहुत रिलैक्सिंग होता है। झो उससे आधी आइसक्रीम मांगता है ताकि ज्यादा खाने से बाद में उसके पेट में पेन न हो। यिचियाओ हंसकर कहती है कि क्या दोनों को अपने खाए हुए खाने का भी बराबर हिसाब रखना होगा। फिर वो पूछती है कि क्या झो ने बचपन में कभी आइसक्रीम, फ्राइड चिकन, बर्गर, स्पाइसी, हॉट पॉट या रोस्टेड स्वीट पोटैटो जैसी चीज़ें नहीं खाईं। उसे लगता है कि झो जैसे फैमिली हेयर को बचपन से बहुत डिसिप्लिन में रखा गया होगा और सक्सेसर बनने की ट्रेनिंग के दौरान बाहर का ऐसा खाना खाने नहीं दिया गया होगा।
जो कहता है कि उसने शायद बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रामास देख लिए हैं। ये छियाओ से जुड़ी हर छोटी बात जानने में इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है। जो उसे आराम करने के लिए कहता है और दोनों सोने चले जाते हैं। रात में अचानक फ़ोन आता है। शियांग जिनान बार बार ये छियाओ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन इस बार झो चेन उसका फ़ोन उठा लेता है। शियांग उसकी आवाज़ सुनते ही ताना मारता है और उसकी साफ सुथरी डिसेंट इमेज का मजाक बनाता है। झो जवाब देता है कि प्यार के मामले में वो कोई महान इंसान बनने का दिखावा नहीं करता, वो भी एक छोटा दिल रखने वाला आदमी हो सकता है, खासकर जब बात उसकी वाइफ की हो। दोनों ये छियाओ को पुकारने के अपने तरीके को लेकर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। झो शियांग को एक ऐसे भिखारी की कहानी सुनाता है जिसे ज़मीन पर पड़ी कैंडी मिली और वो सबके सामने उसे दिखाकर खुश होने लगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो कैंडी किसी और की खोई हुई चीज़ है और उसका असली मालिक पहले ही उसे अपना चुका था, इसलिए वो कितना भी दिखावा करे आखिर में क्लाउन ही रहेगा। शियांग पलटकर झो पर आरोप लगाता है कि उसने यिचियाओ की कमज़ोर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसके जीवन में जगह बनाई। दोनों के बीच बहस बढ़ती है, लेकिन झो कॉल बंद करके यिचियाओ से कहता है कि कुछ खास नहीं था, बस कोई बेकार एडवर्टाइजिंग कॉल था। अगली सुबह यिचियाओ की दोस्त उसे फ़ोन करके बताती है कि शियांग जिनान शायद पागल हो गया है। उसने आधी रात में 10 से ज़्यादा कॉल्स किए और बार बार कहा कि वो यिचियाओ से मिलना चाहता है। जब उसकी कॉल्स का जवाब नहीं मिला तो उसने वेबो पर पोस्ट कर दी और पूरी रात ऑनलाइन हंगामा होता रहा। यिचियाओ उसकी पोस्ट देखती है। उसमें शियांग अपने फैंस को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन साथ ही साफ कहता है कि वे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले कमेंट्स न करें। वो मानता है कि कम उम्र और गुस्से की वजह से उससे कई गलतियां हुई थीं। अब शेन यिचियाओ के खिलाफ ऑनलाइन फैलाई गई झूठी बातों के एविडेंस इकट्ठे किए जा चुके हैं और वो उन लोगों से कोर्ट में मिलेगा। उसी समय झो यिचियाओ के लिए मिल्क लेकर आता है और उसे वाइफ कहकर बुलाता है। यिचियाओ थोड़ी ऑकवर्ड होकर कहती है कि वो उसे इस तरह न बुलाए क्योंकि अभी उसे इसकी आदत नहीं है। जो मुस्कुराकर कहता है कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आखिर वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए यिचियाओ अपने मन की हर बात उससे शेयर कर सकती है। ब्रेकफास्ट के दौरान यिचियाओ ऑनलाइन चल रही बातों को देखती रहती है। वो सोचती है कि शियांग अब भी पहले की तरह इम्पल्सिव है। उसके एक पोस्ट करने से प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय और ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। जो बात बदलकर उससे पूछता है कि क्या वो स्काइंग करने जाना चाहती है, क्योंकि आसपास एक स्काई रिजॉर्ट है। साथ ही वो उसे ठीक से ब्रेकफास्ट करने को कहता है, क्योंकि स्काइंग में काफ़ी एनर्जी लगती है। यिचियाओ मानती है कि उसे स्काइंग बहुत अच्छी तरह नहीं आती, लेकिन पहली बार स्काइंग करते समय उसने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। उस घटना के बाद वो न्यूज़ एंकर से खुद न्यूज़ का हिस्सा बन गई और वहीं से उसके करियर को काफ़ी अटेंशन मिली। झो कहता है कि यिचियाओ ने उसे अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। यिचियाओ हंसते हुए बोलती है कि उसके पास्ट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसे लगातार पढ़ाई करने को कहते थे, जबकि वो छिपकर मेकअप सीखती थी। फिर उसने बिना बताए ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया और उसके बाद लगातार काम ही करती रही। झो कहता है कि इस मामले में दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। यिचियाओ उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए पूछती है कि क्या उसने कभी कोई रिबेलियस काम किया है। झो थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है कि शायद उसका सबसे रिबेलियस फैसला शादी करना था। झो को अपने ग्रैंडफादर के साथ हुई पुरानी बातचीत याद आती है। उसने ग्रैंडफादर से कहा था कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थीं, शेन यिचियाओ उन सभी पर खरी उतरती है। वो पढ़ी लिखी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और टॉल है। ग्रैंडफादर उस लड़की की बात उठाते हैं जिसने कभी उनकी जान बचाई थी, लेकिन झो कहता है कि हो सकता है वो लड़की शादी के लिए तैयार न हो और वो खुद भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहता। अगर दोनों में से कोई राजी नहीं है तो सिर्फ फैमिली की इच्छा के लिए शादी करवाना सही नहीं होगा। उसकी बातों से परेशान होकर ग्रैंडफादर कह देते हैं कि अब वो उसकी शादी के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। वापस ब्रेकफास्ट टेबल पर यिचियाओ झो से उसके स्टूडेंट लाइफ के बारे में पूछती है। झो बताता है कि वो विदेश गया था और उसने CS और ECE की पढ़ाई की। यिचियाओ उसे बहुत वेल बिहेव्ड कहकर छेड़ती है। जो उल्टा पूछता है कि क्या उसे अच्छे और ओबीडियंट लोग पसंद नहीं हैं। यिचियाओ उसकी बात का जवाब देती उससे पहले झो एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करने के लिए वहाँ से उठ जाता है। झो के जाते ही यिचियाओ वानी को कॉल करती है। वो पूछती है कि वो कहाँ है और स्टेशन पर क्या हुआ। वानी बताती है कि वो टीवी स्टेशन में ही है और आसपास नर्सेज लोगों के नंबर बुला रही हैं। यिचियाओ को पता चलता है कि एक क्रेजी फैन ने उस पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश की थी। वो घबराकर पूछती है कि कहीं पानी बहुत गर्म तो नहीं था। वानी उसे भरोसा दिलाती है कि वो सिर्फ थर्मोस का पानी था और उतना गर्म नहीं था। वो मजाक में अपनी ताकत की बात करके सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करती है। यिचियाओ सॉरी बोलती है कि अपने पास से जुड़ी प्रॉब्लम ठीक से हैंडल न कर पाने की वजह से उसकी कॉलीग ट्रबल में आ गई। वानी उसे रोककर कहती है कि पुलिस बुलाने वाली वो नहीं थी और अटैकर को अब पकड़ लिया गया है। यिचियाओ फ्लाइट्स चेक करके अगले दिन वापस आने की बात करती है।
लेकिन वान ये कहती है कि यहाँ सब ठीक है, इसलिए उसे हनीमून बीच में छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं। वो उसे झो के साथ अपना समय एंजॉय करने को कहकर कॉल ख़त्म कर देती है। कॉल के बाद यिचियाओ समझ जाती है कि अब वो इस प्रॉब्लम से बच नहीं सकती। वो झो को बताती है कि कुछ इरेशनल फैंस कंपनी और स्टेशन तक पहुंच गए थे। उनकी हरकत की वजह से कॉलीग्स को ट्रबल हुआ और पुलिस भी बुलानी पड़ी। झो पूछता है कि मैटर कितना सीरियस है। यिचियाओ कहती है कि कोई ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसे लगता है कि उसका वापस जाना बेहतर होगा। वो सिर्फ एक रात पहले हनीमून पर आई थी और अब तुरंत लौटने की बात करनी पड़ रही है, इसलिए उसे डर है कि झो नाराज होगा। झो फ्लाइट्स चेक करके बताता है कि यहाँ से शेंजन की सबसे पहली डायरेक्ट फ्लाइट शायद परसों की है। अगर यिचियाओ कल ही जाना चाहती है तो वे कार से अगले शहर जा सकते हैं और वहाँ से फ्लाइट ले सकते हैं। वो यिचियाओ को सॉरी बोलने से रोकता है। झो साफ कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, वैसे भी कंपनी में उसके अपने कई काम पड़े हैं जिन्हें वो जल्दी लौटकर संभाल सकता है। यिचियाओ पूछती है कि अगर कंपनी में इतना काम था तो उसने ट्रिप कैंसिल क्यों नहीं किया। झो हंसते हुए कहता है कि लोग कहते हैं वाइफ की बात सुनने से ही आदमी सक्सेसफुल बनता है। उसकी बात सुनकर यिचियाओ का गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है। वो उसके पास आकर कहती है कि उसे हग चाहिए। झो मोबाइल देख रहा होता है तो वो शिकायत करती है कि उसने पूरे 1 मिनट तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शेंजन लौटते ही यिचियाओ स्टेशन पहुंचती है। लिन चांग और बाकी कॉलीग्स उसे देखकर हैरान होते हैं कि वो सच में इतनी जल्दी वापस आ गई। यिचियाओ कहती है कि उसने लौटने का प्रॉमिस किया था और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वो सबसे पहले वान यी की कंडीशन चेक करती है। वान यी भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। अटैक करने वाला फैन अभी पुलिस स्टेशन में है। अब टीम इमीडिएट प्रॉब्लम और आगे की लीगल प्रोसेस पर बात करती है। लिन कहती है कि उसे पता था शियांग के कुछ फैंस क्रेजी हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे ऑफलाइन आकर किसी पर हमला कर देंगे। अगर थर्मोस के पानी की जगह एसिड होता तो वानी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी, इसलिए ऐसे बिहेवियर को सीरियसली पनिश करना ज़रूरी है। कॉलीग्स बताते हैं कि पिछली रात अचानक मैटर को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी। ऑफिशियल वेबो अकाउंट ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया और कुछ दिन से रूमर्स फैला रहे अकाउंट्स पर एक्शन होने लगा। कई अकाउंट्स रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हैं। सबकी बातें सुनने के बाद यिचियाओ रेस्टरूम जाने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शियांग जिनान यिचियाओ से मिलने आता है। वो कहता है कि फ़ैन इंसिडेंट के लिए उसे बहुत रिग्रेट है। उसने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं और अपने फ़ैन ग्रुप्स भी डिसबैंड कर दिए हैं। वो एक एथलीट है, इसलिए उसे ऐसे ग्रुप्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। उसने क्लब को भी अपने डिसीजन के लिए मना लिया है। यिचियाओ कहती है कि वो खुद ठीक है, लेकिन उसके फैंस ने वान यी और बाकी लोगों को अटैक किया, यही असली प्रॉब्लम है। शियांग उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शियांग यिचियाओ से अपॉलॉजी करता है, लेकिन यिचियाओ कहती है कि इस इंसिडेंट से असल में वान यी डरी थी, इसलिए उसे यिचियाओ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। शियांग कहता है कि अगर उसने क्लब की अरेंजमेंट्स मानने के बजाय पहले ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया होता तो सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुँचती। यिचियाओ जाने लगती है, लेकिन शियांग उसे रोक कर कहता है कि क्या वो कम से कम उसकी पूरी बात सुन सकती है। वो पूछता है कि क्या दोनों अब सच में स्ट्रेंजर्स हैं या यिचियाओ अभी भी उसे ब्लेम करती है। यिचियाओ साफ कहती है कि उसने उसे कभी ब्लेम नहीं किया। उनका ब्रेकअप सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दोनों एक प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके पर अग्री नहीं कर पाए। उसी इंसिडेंट ने यह भी साबित कर दिया कि उनकी वैल्यूज और पर्सनैलिटीज एक दूसरे से मैच नहीं करती थीं। शियांग पूछता है कि फिर उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। क्या उसने सिर्फ अपने मन से शियांग को निकालने के लिए झो को चुना। यिचियाओ कहती है कि उसकी शादी का फैसला अब शियांग से जुड़ा मामला नहीं है। शियांग फिर रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसके पास वापस नहीं आना चाहती तब भी कम से कम ये तो पूछ सकती है कि वो पिछले महीनों में कैसा था। कहता है कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। यिचियाओ इसके जवाब में अपनी ज़िंदगी की बात करती है। वो मानती है कि झो चेन से उसकी शादी अचानक हुई थी, लेकिन झो लगभग परफेक्ट पार्टनर है। पहले उसे लगता था कि उसे इंटेंस और एक्साइटिंग लव पसंद है, मगर अब उसे झो के साथ मिलने वाली सिंपल और पीसफुल ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये फीलिंग इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि दोनों कितने समय से साथ हैं। शियांग उसे देखकर पूछता है कि क्या सच में यही वो सिंपल और पीसफुल लाइफ है जो वो चाहती है। यिचियाओ बिना हिचकिचाए कहती है, शियांग जिनान, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। आखिर में शियांग उसकी बात मानते हुए प्रॉमिस करता है कि अब वो ऑनलाइन एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोलेगा जिससे सिचुएशन और बिगड़े। यिचियाओ जाते जाते उसे धीरे ड्राइव करने और सावधान रहने को कहती है। दूसरी तरफ झो किचन में खाना बना रहा होता है। तभी उसका रिलेटिव कॉल करके बताता है कि ऑनलाइन फोटो में दिखा टेनिस प्लेयर हॉस्पिटल भी आया था। वो पूछता है कि झो अपनी वाइफ को लेने गया था तो क्या वहाँ उसकी मुलाकात शियांग से हुई। झो उसकी बात का सीधा जवाब नहीं देता। वो सिर्फ पूछता है कि क्या उसके पास और कोई काम नहीं है।
रिलेटिव नोटिस करता है कि झो कुकिंग कर रहा है, लेकिन कुछ और पूछ पाता। उससे पहले झो कॉल काट देता है और खाना तैयार करने में लग जाता है। इछियाओ घर पहुंचती है तो झो उसे खाने के लिए बुलाता है। डिनर टेबल पर वो पहले पूछता है कि उसके कोलीग सब ठीक हैं या नहीं। इछियाओ कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो देखती है कि झो लगातार उसकी तरफ देख रहा है। वो कारण पूछती है तो झो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की बात करता है। इछियाओ समझाती है कि अगर इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो आगे और ट्रबल हो सकता है, क्योंकि पूरी प्रॉब्लम का सोर्स अभी भी शियांग ही है। झो कहता है कि कुछ बातें साफ करने के लिए शायद उसे भी इछियाओ के साथ शियांग से मिलना चाहिए। इछियाओ थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन फिर कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद उससे मिलने चली जाएगी। झो एक बार फिर कहता है कि उसने इछियाओ की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। इछियाओ को अचानक लगता है कि रिस्पेक्ट वर्ड सुनने में बहुत कोल्ड है। वो झो को थैंक यू बोलती है, लेकिन साथ ही याद करती है कि जब उसने इंटरव्यू की एक्सप्लेनेशन दी थी तब भी उसने यही कहा था, मैं तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। इछियाओ साफ समझ सकती है कि झो को बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपने दिल की बात बोलने के बजाय बार बार रिस्पेक्ट के पीछे छिप जाता है। झो का रिलेटिव उससे पूछता है कि क्या उसका और भाभी का आर्ग्यूमेंट हुआ है। झो उससे शियांग की लोकेशन पूछता है तो रिलेटिव हैरान होकर कहता है कि वो अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड की इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वो झो को समझाता है कि शियांग कोई रियल थ्रेट नहीं है, मगर झो को अपनी मैरिज प्रपोजल वाली बात याद आ जाती है। उसने खुद इछियाओ से कहा था कि अगर उसके दिल में शियांग है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेटिव कहता है कि इछियाओ ने शियांग की वजह से झो से शादी की थी, इसलिए शियांग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा ये समझना मुश्किल नहीं। झो मानता है कि उसने खुद को बड़ा दिल वाला दिखाने के चक्कर में शायद ऐसी गलती कर दी है जिसे ठीक करना आसान नहीं होगा। कुछ समय बाद इछियाओ स्टेशन में होती है, तभी शियांग जिनान वहां पहुंचता है। स्टेशन के लोग फेमस प्लेयर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। शियांग बताता है कि उसने मैसेज किया था, लेकिन इछियाओ ने जवाब नहीं दिया। वो अपने साथ लाए लीगल डॉक्यूमेंट्स उसे देता है। वो कहता है कि उसके पास जितने केसेस और एविडेंस थे उसने सब तैयार करवा दिए हैं और अब डॉक्यूमेंट्स पर इछियाओ के साइन चाहिए। उसे अगले मैच के लिए तुरंत निकलना है और अभी तक कोई सही रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मिला। वो उम्मीद करता है कि इछियाओ इस छोटी सी हेल्प से मना नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में देकर शियांग वहां से जाने लगता है। उधर झो अकेले में मानता है कि वो इछियाओ और शियांग की बातों को लेकर बिल्कुल इंडिफरेंट नहीं है। सच तो ये है कि उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो इछियाओ को मैसेज करके कहता है कि ऑफिस से निकलने के बाद वो उसे पिक कर लेगा। लकर रख चुका होता है ताकि वो ज्यादा ठंडा न रहे। इछियाओ याद दिलाती है कि उसकी कंपनी में नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है और उसका खुद का कोई फिक्स्ड ऑफ टाइम नहीं है। वो नहीं चाहती कि झो देर तक उसका इंतजार करे। झो कहता है कि वो कार में बैठकर अपना काम कर सकता है, लेकिन इछियाओ हॉनेस्टली बताती है कि उसे किसी को वेट कराना पसंद नहीं। अगर कोई बार बार उसके लिए इंतजार करे तो उसे प्रेशर और बर्डन फील होने लगता है। झो उसकी बात सुनकर पीछे हट जाता है, मगर उसके लिए चिंता करना नहीं छोड़ता। रात में इछियाओ मैसेज भेजती है कि वो लगभग 10 बजे तक घर पहुंचेगी। झो उसके लिए योगर्ट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इछियाओ इतनी देर से लौटेगी तो वो तुरंत मैसेज करता है कि अब बहुत लेट हो गया है और वो उसे लेने निकल रहा है। काम खत्म होने के बाद इछियाओ झो से केस की प्रोग्रेस शेयर करती है। वो कहती है कि अब उसे ऑनलाइन कमेंट्स की उतनी चिंता नहीं, बस उसकी वजह से आसपास के लोगों को हर्ट नहीं होना चाहिए। झो जवाब देता है कि इछियाओ को शायद फर्क न पड़े, मगर उसे पड़ता है। ये सिर्फ इछियाओ का पर्सनल मैटर नहीं है। कुछ देर बाद इछियाओ घर पहुंचती है और झो को वहां न देखकर उसके मैसेजेस चेक करती है। वो तुरंत कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है और उसे पहले फ़ोन क्यों नहीं किया। झो बताता है कि वो स्टेशन गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि इछियाओ कुछ देर पहले ही निकल गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होगी और फ़ोन नहीं देख पाएगी, इसलिए कॉल नहीं किया। अब वो लगभग घर पहुंच चुका है। इछियाओ पूछती है कि क्या उसने किसी तरह झो को बर्डन फील कराया। फिर वो कहती है कि वो खुद फीलिंग समझने में थोड़ी स्लो है और अक्सर लोगों को उसे पुश करना पड़ता है, लेकिन झो उसके साथ कभी इम्पेशेंट नहीं होता। वो मजाक में पूछती है कि क्या झो कोई बोधिसत्व है। झो भी उसी टोन में पूछता है कि मिसेस जाओ की कौन सी विश है जिसे बोधिसत्व पूरा कर सकता है। इछियाओ कहती है कि वो उसे अभी इसी वक्त देखना चाहती है। तभी दोनों रास्ते में आमने सामने आ जाते हैं। इछियाओ खुश होकर इसे टेलीपैथी कहती है और फिर झो को सच में बोधिसत्व बुलाती है। वो बताती है कि किचन में रखा फ्रूट कटर उसने देख लिया था, इसलिए झो की केयर के पेमेंट के रूप में उसे एक हक देती है। झो पूछता है कि क्या ये पेमेंट कुछ ज्यादा सस्ता नहीं है। फिर वो उसी हक पर इंटरेस्ट मांगते हुए उसे अपने और करीब कर लेता है। घर पर इछियाओ एक्साइटमेंट के साथ पूछती है कि उसने जो ड्यूरियन ऑर्डर किया था वो आ गया या नहीं। वो झो से कहती है कि आज वो उसे दिखाएगी कि ड्यूरियन का असली किंग कौन होता है। उसके हिसाब से ड्यूरियन खाने से ज्यादा मजा उसे खुद खोलने में आता है। वो झो से पूछती है कि क्या उसे ड्यूरियन पसंद है।
जो हाँ कह देता है तो यिचियाओ उसे अपनी लक ट्राई करने के लिए बुलाती है। इसी दौरान यिचियाओ को अपने वायर्ड ईयरफोन्स नहीं मिलते। वो याद करती है कि आखिरी बार उसने उन्हें पिछली रात इस्तेमाल किया था। वो जो से पूछती है कि क्या उसने ईयरफोन्स देखे हैं। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि जो ने उसका बैग पैक कर दिया है। यिचियाओ से थैंक यू बोलती है और दोनों ड्यूरियन खोलते हैं। अंदर काफ़ी फ्रूट निकलता है और यिचियाओ खुश होकर कहती है कि ये बहुत स्वीट है। जो यिचियाओ को बताता है कि सिंटाई के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा है कि आजकल आसपास पूरी सेफ्टी नहीं है, इसलिए अगर उसे ऑफिस से निकलने में देर हुई तो वो खुद उसे लेने आएगा। वो एक सस्पिशियस ब्लैक वैन का भी जिक्र करता है। यिचियाओ ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है। उसे शक होता है कि शायद पिछली रात झो ने उसे शियांग जिनान के साथ देख लिया था। यिचियाओ मन ही मन सोचती है कि शायद झो ने उसे शियांग के साथ देख लिया था। वहीं झो सिर्फ इतना कहता है कि उसके लिए यिचियाओ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। न्यू ईयर्स ईव पर यिचियाओ और लिनचांग किसी बाहर के असाइनमेंट से लौट रहे होते हैं। दोनों सड़क किनारे बैठकर हैमबर्गर खा रही होती हैं। लिन दुखी होकर कहती है कि साल की आखिरी रात बिजनेस ट्रिप पर सड़क पर हैमबर्गर खाना बहुत मिजरेबल है। यिचियाओ उसे समझाती है कि कम से कम उनका काम मिडनाइट से पहले खत्म हो गया। लिन पूछती है कि क्या ग्रैंड मास्टर यानी झो चेन उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं आ रहा। आखिर शादी के बाद ये उनकी पहली न्यू ईयर्स ईव है। यिचियाओ बताती है कि कंपनी का नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है, इसलिए झो बहुत बिजी है। वो कहती है कि थोड़ी रिग्रेट रहने से अगले सेलिब्रेशन का इंतजार और अच्छा लगता है। लिन मजाक करती है कि झो जैसे बिग बॉस न्यू ईयर काउंटडाउन में नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की बेल बजाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मिडनाइट होते ही आसपास की पूरी सीबीडी बिल्डिंग्स लाइट से चमक उठती हैं। स्क्रीन्स पर शेन, यिचियाओ का नाम और उसके लिए न्यू ईयर मैसेज दिखाई देता है। लिन हैरान होकर पूछती है कि कौन सा रिच यंग मास्टर अपनी ब्राइड के पीछे पूरी सीबीडी रोशन कर रहा है। फिर उसे मैसेज में यिचियाओ का नाम दिख जाता है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है कि ये कन्फेशन उसकी अपनी मास्टर के लिए है। लाइट्स के बीच झो चेन खुद यिचियाओ के सामने आकर उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। लिन दोनों को देखकर कहती है कि ये साल की पहली और सबसे बड़ी लव स्टोरी है। वो यिचियाओ को हैप्पी न्यू ईयर विश करके वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब वो दोनों के बीच थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती। झो प्यार से यिचियाओ को उसके निकनेम जीजी से बुलाता है। यिचियाओ सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि उसे ये नाम कैसे पता चला। झो पूछता है कि उसे गिफ्ट पसंद आया या नहीं। यिचियाओ बताती है कि वो इतनी बड़ी सरप्राइज से पहले ही बहुत खुश है। झो कहता है कि उसके मुंह से ये सुनना ही उसके लिए काफ़ी है। यिचियाओ उसकी तरफ देखकर फिर कहती है कि उसे ये गिफ्ट सच में बहुत पसंद आया। वो झो को थैंक यू बोलती है, जबकि झो खुश होता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। बाद में यिचियाओ की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि आज उसकी पूरी सोशल मीडिया फीड इसी पब्लिक कन्फेशन से भरी पड़ी है। पहले उसे लगा था कि पता नहीं कौन सा रिच आदमी ये सब कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो यिचियाओ का मिस्टर जाओ निकलेगा। यिचियाओ बताती है कि शुरुआत में तो उसे खुद भी समझ नहीं आया। बचपन में लोग उसके निकनेम को लेकर छोटी चूहिया ची ची कहकर उसे छेड़ते थे। वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से नाम बदलने को कहती थी। उसने नहीं सोचा था कि उसके फादर वही निकनेम झो को बता देंगे। फ्रेंड कहती है कि झो ऊपर से बहुत अनरोमांटिक दिखता है, लेकिन उसने तो ऐसा बड़ा काम कर दिया जिसे पूरी सिटी याद रखेगी। यिचियाओ धीरे से मानती है कि झो पूरी तरह रोमांस से खाली नहीं है। फ्रेंड मजाक में कहती है कि अब ये हाई प्रोफाइल लव कन्फेशन उनके पूरे सर्कल में फैल जाएगा। फिर वो दोनों को अच्छी रात विश करके कॉल बंद कर देती है, ताकि उनकी खुशियों की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डालकर किसी और को जेलस कर सके। रात को झो और यिचियाओ साथ बैठे होते हैं। झो एक पोएम की लाइंस बोलता है। यिचियाओ कहती है कि वो पोएट्री भी काफ़ी अच्छी तरह पढ़ लेता है। फिर अचानक उसे अपनी वेडिंग याद आती है। वो झो से कहती है कि जब ऑफिशियल ने उससे शादी के लिए हाँ पूछी थी, तब उसने जवाब देने में काफ़ी देर लगाई थी। यिचियाओ को लगा था कि शायद उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है और वो आखिरी मोमेंट पर शादी कैंसिल कर देगा। वो मजाक में बताती है कि उसने अगले दिन की हेडलाइंस तक सोच ली थी। एक फेमस एंकर का रिच फैमिली में शादी करने का सपना फिर टूट गया। झो उसे खुद के बारे में ऐसी खराब बातें बोलने से रोकता है। यिचियाओ कहती है कि अब उसे इन चीज़ों की आदत है। अगर हांगकांग मीडिया होता तो शायद इससे भी ज़्यादा हर्ष हेडलाइन बनाता। कुछ देर चुप रहने के बाद झो कहता है कि कभी कभी उसे सच में रिग्रेट होता है। यिचियाओ पूछती है कि किस बात का। झो कहता है कि उसे यिचियाओ से और पहले न मिल पाने का रिग्रेट है। शायद अगर दोनों जल्दी मिल जाते तो उसे इतनी ऑनलाइन नफरत और पब्लिक प्रेशर अकेले नहीं झेलना पड़ता। न्यू ईयर के पहले दिन पूरी फैमिली साथ बैठी होती है और सीबीडी फायरवर्क्स की खबर मॉर्निंग
मॉर्निंग पेपर के मैप पेज पर छपी होती है। फैमिली के लोग जो के हाई प्रोफाइल कन्फेशन को लेकर उसे छेड़ने लगते हैं। जो के फादर कहते हैं कि उसकी उम्र में उनके 2 बेटे हो चुके थे और वो उससे ज्यादा मैच्योर थे। वे दावा करते हैं कि उन्होंने कभी इतना हाई प्रोफाइल काम नहीं किया। जो उनकी बात सुनकर पूछता है कि क्या वो उसे डिस्क्रीट रहने की एडवाइस दे रहे हैं। घर की महिलाएं कहती हैं कि आजकल के यंग लोग काफी रोमांटिक हैं। जो की माँ राहत की सांस लेती हैं कि शुरुआत में उन्हें पता नहीं था, ये सब उनके बेटे ने किया है। फिर वो मानती हैं कि जो के फादर भी जवानी में उन्हें परस्यू करते समय चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले। वो बताती हैं कि उस समय इतनी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स नहीं थीं, इसलिए उनके हस्बैंड ने उनके नाम पर कई चैरिटी इवेंट्स करवाए। उनका मकसद भी यही था कि बाकी लोगों को पता चल जाए कि वो उनसे शादी करने वाली हैं और दूसरे पुरुष उन्हें परस्यू करना बंद कर दें। ये चाव पूछती है कि क्या माँ को उस समय फादर पसंद थे। माँ बताती हैं कि दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे और शादी फैमिली अरेंजमेंट से हुई थी, लेकिन बाद में फीलिंग्स बन गई। फैमिली में गिफ्ट्स बांटे जाते हैं। झो के पेरेंट्स ये छियाओ की पसंद की तारीफ करते हैं। फिर वे कहते हैं कि झो का करंट अपार्टमेंट काफी छोटा है और प्राइवेसी भी कम है। अगर दोनों बेबी प्लान करने वाले हैं तो बियॉन गार्डन वाला वेडिंग हाउस ज्यादा अच्छा रहेगा। वे उन्हें वहां शिफ्ट होने और ज्यादा बार फैमिली डिनर पर आने के लिए कहते हैं। फैमिली डिनर के बीच झो की माँ उससे पूछती है कि उसे ड्यूरियन पसंद नहीं था, फिर घर में इतनी ड्यूरियन वाली चीजें क्यों हैं। इसके बाद वो दोनों के मेडिकल चेकअप की बात उठाती हैं और पूछती हैं कि चेकअप हो गया या नहीं। जब पता चलता है कि अभी चेकअप नहीं हुआ तो वो अगले ही दिन जाने को कहती हैं और सारी अपॉइंटमेंट खुद अरेंज करने लगती हैं। बाद में अकेले में झो यिचियाओ को समझाता है कि स्टडी रूम में फादर ने उस पर बेबी का प्रेशर डाला था। उन्हें चुप कराने के लिए उसने बस कह दिया कि दोनों प्लान कर रहे हैं। वो यिचियाओ को भरोसा देता है कि वो खुद कभी उस पर बच्चा पैदा करने का प्रेशर नहीं डालेगा। यिचियाओ पूछती है कि फिर मेडिकल चेकअप का क्या होगा, क्योंकि अगर वे नहीं गए तो माँ डिसअपॉइंटेड होंगी। झो उसकी चिंता देखकर मजाक में कहता है कि अगर उसे इतनी ही चिंता है तो दोनों सच में एक बेबी कर लेते हैं। यिचियाओ उसकी तरफ देखकर चौंक जाती है। झो तुरंत हंसकर कहता है कि वो मजाक कर रहा था और उसे खाना खाने ले जाता है। डाइनिंग टेबल पर फैमिली नोटिस करती है कि झो ड्यूरियन नहीं खाता, लेकिन यिचियाओ उसके लिए ड्यूरियन पेस्ट्रीज लेकर आई है। यिचियाओ को ये पता ही नहीं था कि उसे ड्यूरियन पसंद नहीं। झो की माँ बताती हैं कि पहले तो यिचियाओ ड्यूरियन की स्मेल भी सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अब उसे बहुत पसंद है। झो कहता है कि वो खुद ड्यूरियन नहीं खाता, फिर भी यिचियाओ का एक्साइटमेंट खराब नहीं करना चाहता था। माँ को लगता है कि शायद बचपन में उन्होंने और उसके फादर ने झो पर बहुत ज्यादा रूल्स लगाए थे, इसी वजह से वो हमेशा अपनी पसंद से पहले दूसरों की पसंद देखता है। वो उसे समझाती हैं कि किसी इंसान को हर समय मजबूत दीवार बनकर रहने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे सॉफ्ट होकर अपनी बात भी सामने रखनी चाहिए। जो समझ जाता है कि शायद ये एडवाइस उसके फादर ने माँ से दिलवाई है। माँ कहती हैं कि अगर उसे ड्यूरियन पसंद नहीं तो उसे यिचियाओ से ओपनली कह देना चाहिए था। मैरिज में एक दूसरे की पसंद की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को सही तरह जानना जरूरी है। अगर जो अभी से यिचियाओ को अपना असली नेचर जानने का चांस नहीं देगा तो अगले कई साल दोनों साथ कैसे रहेंगे। जो उनकी बात मानकर कहता है कि अब वो समझ गया। बाद में झो का रिलेटिव कहता है कि वो और यिचियाओ अभी भी थोड़ा डिस्टेंट बिहेव करते हैं। झो भी मानता है कि उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, मगर रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। उसे ये भी नहीं पता कि यिचियाओ सच में उसे कितनी गहराई से जानना चाहती है। रिलेटिव कहता है कि उसकी नजर में भाभी झो की काफी केयर करती हैं। न्यू ईयर्स ईव वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में झो जल्दी निकल गया था, इसलिए वो देख नहीं पाया, लेकिन यिचियाओ ने उसके लिए खास फ्लावर बास्केट भेजा था। झो हैरान होकर पूछता है कि कौन सा फ्लावर बास्केट। रिलेटिव बताता है कि बाकी लोगों ने नॉर्मल फ्लावर्स भेजे थे, मगर यिचियाओ ने अलग सोचकर मनी ट्री भेजा था। झो तुरंत पूछता है कि वो गिफ्ट अभी कहाँ है और उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। रिलेटिव कहता है कि 2 दिन बीत चुके हैं और उसे नहीं पता गिफ्ट अभी ऑफिस में सही हालत में है या नहीं। झो के लिए ये सुनते ही बाकी कामों से ज्यादा उस मनी ट्री को ढूंढना जरूरी हो जाता है। जो यिचियाओ को बताता है कि उसे उसका भेजा हुआ मनी ट्री मिल गया है। यिचियाओ कहती है कि अगर उसे पहले पता होता कि झो उसे ऑफिस में रखना चाहता है तो वो इससे भी बड़ा प्लान भेजती। वो पूछती है कि झो ने गिफ्ट मिलने के बाद कुछ कहा क्यों नहीं, उसे तो ये कोई बहुत बड़ी या इम्पोर्टेंट चीज नहीं लगी थी। झो उसकी बात से अग्री नहीं करता। वो कहता है कि ये यिचियाओ की तरफ से उसे फॉर्मली दिया गया पहला गिफ्ट है, इसलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यिचियाओ को अचानक लगता है कि मिसेस जाओ के रूप में उसने अब तक झो के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। उसी समय उसकी नजर ट्रेंडिंग न्यूज पर जाती है। कई मार्केटिंग अकाउंट्स ने एक साथ अपॉलॉजी पोस्ट की है और सबको लॉयर्स लेटर्स मिले हैं। यिचियाओ को अभी भी लगता है कि ये सब शियांग ने करवाया है। वो कहती है कि इस बार शियांग जिनान ने कम से कम एक डिसेंट काम किया।
कुछ समय बाद जो बिजनेस ट्रिप पर होता है वो यिचियाओ से पूछता है कि क्या वो बिजी है। यिचियाओ कहती है कि अगर जो बिजी है तो वो बाद में बात कर सकती है। जो मना करते हुए पूछता है कि उसने कॉल क्यों किया। यिचियाओ थोड़ी झिझक के बाद कहती है कि उसे उसकी थोड़ी याद आ रही है, फिर खुद ही अपनी बात रिपीट करती है ताकि जो ठीक से सुन सके। जो अपने असिस्टेंट से पूरे हफ्ते का स्केड्यूल पूछता है। उसे बताया जाता है कि आज रात सिंगापुर की फ्लाइट है। अगले दिन फैक्ट्री का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर कोऑपरेशन की मीटिंग है। वो शायद थर्सडे के आसपास लौट पाएगा। जो यिचियाओ को बताता है कि वो अगले थर्सडे तक वापस आ जाएगा। फिर वो भी मानता है कि उसे यिचियाओ की याद आ रही है। यिचियाओ प्यार से कहती है कि वो उसके घर लौटने का इंतजार करेगी। इसके बाद झो की माँ यिचियाओ को कॉल करती हैं। वो बताती हैं कि वेडनेसडे को झो फान के स्कूल का ओपन डे है। वो और झो के फादर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जबकि झो चेन भी बिजनेस ट्रिप पर है। इसलिए वो पूछती हैं कि क्या यिचियाओ के पास स्कूल जाने का समय होगा। यिचियाओ अपना स्केड्यूल चेक करती है और बताती है कि वो अवेलेबल है। माँ खुश होकर स्कूल का एड्रेस भेजने की बात कहती हैं और उसे स्पोर्ट्स क्लोथ्स तैयार रखने को बोलती हैं। ओपन डे पर झो फान अपनी भाभी को स्कूल की एक्टिविटीज़ दिखाता है। वहाँ इक्वेस्ट्रियन, गोल्फ, बीच वॉलीबॉल और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं। यिचियाओ स्कूल की फैसिलिटीज़ देखकर कहती है कि ये सच में बड़े लोगों वाला स्कूल है। झो फान उसे फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेने के लिए कहता है। यिचियाओ बताती है कि वो नेचुरली काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। वो पूछती है कि सामने कौन खेलने वाला है। तभी पता चलता है कि ओपोनेंट शियांग झिनान है। शियांग बताता है कि क्लब ने उसके लिए ये इवेंट अरेंज किया है और उसे अपीयरेंस फी भी मिली है, लेकिन वो साफ कर देता है कि फ्रेंडली मैच होने के बावजूद वो आसानी से किसी को जीतने नहीं देता। यिचियाओ कहती है कि दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा बुरी तरह न हारने का ध्यान रखेंगे। फिर वो ऑनलाइन अपॉलॉजीज के लिए शियांग को थैंक यू बोलती है। शियांग जवाब देता है कि उसे ये करना ही चाहिए था। वो यिचियाओ को कुछ टैक्टिक्स भी बताता है जो मैच में काम आ सकती हैं। झो फान हैरान होकर पूछता है कि क्या भाभी सच में शियांग जैसे प्रोफेशनल प्लेयर को हराने का सोच रही हैं। यिचियाओ कहती है कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं और हार जाना भी शर्म की बात नहीं है। मैच शुरू होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल झो चेन को वहां देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। झो ने किसी को बताए बिना बिजनेस ट्रिप से लौटकर ओपन डे अटेंड किया होता है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसकी वाइफ के शॉट्स किसी प्रोफेशनल प्लेयर से कम नहीं हैं और दोनों के बीच कई राउंड्स तक अच्छा मुकाबला चला है। जब यिचियाओ एक अच्छा शॉट खेलती है तो झो उसकी तारीफ करता है। प्रिंसिपल पूछता है कि क्या मिसेस जॉ ने पहले इस गेम की प्रैक्टिस की है। झो उससे एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि स्कूल में उसके आने की बात किसी को न बताई जाए। खास तौर पर उसकी वाइफ को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो पूरा मैच छिप कर देख रहा है। मैच के बाद शियांग यिचियाओ से अकेले बात करता है। वो कहता है कि बाहर लोग हमेशा पूछते हैं कि उसे कौन हरा सकता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि यिचियाओ उसे सबसे अच्छी तरह समझती है। यिचियाओ पूछती है कि क्या उसने सिर्फ यही कहने के लिए उसे रोका है। शियांग बताता है कि उसने काफी सोचने के बाद उसे एक और बात बताने का फैसला किया। जिन मार्केटिंग अकाउंट्स के खिलाफ यिचियाओ ने लॉसूट शुरू किया था, उनके अलावा कुछ ऐसे अकाउंट्स ने भी अपॉलॉजी कर दी है जिन पर अभी केस करने का टाइम नहीं मिला था। यिचियाओ कहती है कि वो समझ गई और पूछती है कि क्या अब कुछ और बाकी है। शियांग थोड़ी देर रुककर उससे कहता है कि उसे यिचियाओ की याद आती है। यिचियाओ उसे ऐसी क्रेजी बातें न करने को कहती है। यिचियाओ उसे ऐसी क्रेजी बातें न करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। यिचियाओ के वहाँ से जाते ही झो चेन शियांग के सामने आ जाता है। वो बहुत शांत आवाज में पूछता है कि किसी दूसरे आदमी की वाइफ से मुझे तुम्हारी याद आती है, कहना क्या उसे सही लगता है। शियांग पलटकर कहता है कि झो खुद किसी दूसरे का पार्टनर चुराने के बाद उसे शेमलेस कैसे कह सकता है। झो उसे याद दिलाता है कि उसने और यिचियाओ ने शियांग से ब्रेकअप होने के बाद ही शादी की थी, इसलिए उसे शायद पार्टनर चुराने का मतलब ठीक से नहीं पता। शियांग पूछता है कि क्या झो उनके ब्रेकअप से पहले यिचियाओ को लेकर कोई गलत इरादा न रखने की कसम खा सकता है। झो बिना छिपाए मान लेता है कि उसके मन में यिचियाओ के लिए फीलिंग्स थी, मगर वो शियांग की तरह जानबूझकर अपने ईयरफोन्स किसी और के बैग में नहीं डालता। दोनों के बीच बहस बढ़ती है। शियांग अपने चेहरे पर लगी चोट का जिक्र करके पूछता है कि अब वो लोगों को इसका क्या जवाब देगा। वो कहता है कि यिचियाओ के साथ उसका रिलेशनशिप 20 महीने से ज्यादा चला था और उनका बॉन्ड काफी डीप था। झो कैसे गारंटी कर सकता है कि आखिर तक वही उसके साथ रहेगा। शियांग कहता है कि जो आखिरी में हंसता है, असली जीत उसी की होती है। झो उसकी बात मानते हुए भी कामली कहता है कि अभी तक तो जीत उसी की हुई है। शियांग आखिरी ताना मारता है कि वो झो से छोटा है, इसलिए जरूरत पड़ी तो लंबे समय तक इंतजार कर सकता है। कुछ समय बाद झो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि वो तय समय से पहले लौट रहा है और बाकी अरेंजमेंट्स ली म्यू संभाल लेगा। यिचियाओ उसे अचानक घर पर देखकर पूछती है कि उसकी वापसी तो अगले दिन होनी थी। झो कहता है कि वो उसे जल्दी देखना चाहता था। यिचियाओ नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर चोट है और दाढ़ी भी बढ़ी हुई है।
तुरंत पूछती है कि झो ने किससे फाइट की और इसमें कौन जीता। झो बात घुमाते हुए पूछता है कि उसकी नज़र में जीत किसकी हुई होगी। ये छियाओ उसकी हालत देखकर कहती है कि वो सच में शेमलेस है। झो उसे असली बात नहीं बताता। वो कहता है कि रास्ते में एक छोटा डॉग दिख गया था, उसने उसे 2 बार छेड़ दिया और उसी ने चेहरे पर स्क्रैच कर दिया। ये छियाओ उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उसके चेहरे पर मेडिसिन लगाने लगती है। एनिवर्सरी की तैयारी करते हुए ये छियाओ अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। वो मानती है कि उसे कुकिंग नहीं आती, क्योंकि पहले माँ ने उसे किचन में काम नहीं करने दिया और शादी के बाद झो चेन भी उसे किचन में घुसने नहीं देता। उसकी माँ पूछती है कि शादी के 100 दिन पूरे होने पर क्या वो सिर्फ स्टेक बनाएगी, फ्लावर्स या कोई दूसरा गिफ्ट तैयार नहीं किया क्या। ये छियाओ कहती है कि झो को पॉलन से एलर्जी है, इसलिए फ्लावर्स नहीं दे सकती। वैसे भी 100 दिन की एनिवर्सरी कोई बहुत बड़ा ओकेजन नहीं है, उसके हिसाब से अपने हाथों से स्टेक बना देना ही काफ़ी है। दूसरी तरफ झो का रिलेटिव भी उसे एनिवर्सरी याद दिला रहा होता है। वो पूछता है कि क्या उसने फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए हैं और अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट तैयार किया है। झो कहता है कि 100 डे एनिवर्सरी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। रिलेटिव उसे समझाता है कि अगर उसकी वाइफ ने उसके लिए कुछ तैयार किया और उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया तो यही असली प्रॉब्लम होगी। वो झो को कम से कम फ्लावर्स या कोई गिफ्ट अरेंज करने को कहता है और बार बार याद दिलाता है कि ऐसे दिन भूलना ठीक नहीं। शाम को ये छियाओ तैयार होकर झो के सामने आती है और उसे शादी के 100 दिन पूरे होने की बधाई देती है। झो टेबल पर रखा स्टेक देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये छियाओ ये डेट याद रखेगी। ये छियाओ प्राउडली बताती है कि फ़ोन में डेट्स रिकॉर्ड करने वाला ऐप होता है, इसलिए भूलने का सवाल नहीं था। झो स्टेक की खुशबू की तारीफ करता है और साथ ही कहता है कि उस ड्रेस में ये छियाओ बहुत सुंदर लग रही है। वो उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ये छियाओ उसे रोक देती है। वो कहती है कि स्टेक बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए पहले उसे पूरा खाना होगा। झो उसकी बात मानकर प्रॉमिस करता है कि वो सब खत्म कर देगा। तभी डोरबेल बजती है। ये छियाओ उसे डोर खोलने के लिए भेज देती है, जबकि झो सोच रहा होता है कि क्या अब एनिवर्सरी गिफ्ट देने में बहुत देर हो चुकी है। दूर पर फ्लावर्स देखकर ये छियाओ अचानक रुक जाती है। उसे याद आता है कि पहली मुलाकात के समय झो ने कहा था कि उसे पॉलन एलर्जी है और वो रोजेस हैंडल नहीं कर सकता। उसी बहाने उसने फ्लावर्स ये छियाओ को दे दिए थे। अब ये छियाओ पूछती है कि अगर उसे सच में एलर्जी है तो उसने इतने फ्लावर्स क्यों मंगवाए। झो आखिर मान लेता है कि उसे पॉलन से कोई एलर्जी नहीं है। उस दिन भी फ्लावर्स शुरुआत से ये छियाओ के लिए ही थे। वो बताता है कि उसे डर था ये छियाओ सीधे फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने एलर्जी का बहाना बनाकर उन्हें कैजुअली उसके हाथ में दे दिया। ये छियाओ समझ जाती है कि फ्लावर अरेंजिंग कोर्स का कैजुअल इंट्रोडक्शन भी झो ने जानबूझकर किया था। वो उससे पूछती है कि क्या उनकी बाकी अचानक हुई मुलाकातें भी पहले से अरेंज की गई थीं। झो इस बात से मना नहीं करता। वो सॉरी बोलते हुए मानता है कि उसके मन में शुरुआत से ही अपनी हिडन इंटेंशंस थीं। झो की बात सुनकर ये छियाओ को उसकी कई पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वही झो उसे पास्ट के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहता था। वही कहता था कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्रपोजल के समय मैरिज में खुद को ऐसा बेस्ट ऑप्शन बताया था जिसे उसके दिल में किसी और के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये छियाओ समझती है कि रोमांस में इनएक्सपीरियंस्ड होने वाला उसका रूप काफ़ी हद तक एक्टिंग था। वो कहती है कि झो ऊपर से बहुत डिसेंट और काम दिखाई देता है, मगर अंदर से वो दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड चुराने की प्लानिंग कर रहा था। झो उसे याद दिलाता है कि उस समय वो मैरिड नहीं थी। ये छियाओ पूछती है कि अगर वो शादीशुदा होती तो क्या झो रुक जाता। उसे लगता है कि झो ने लगातार अपना असली नेचर उससे छिपा कर रखा। झो पूछता है कि क्या ये छियाओ को उसका करंट रूप पसंद नहीं। ये छियाओ कहती है कि उसे उससे नफरत नहीं हुई, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड को दोबारा समझना शुरू करे, क्योंकि जिस इंसान को वो जानती थी शायद वो पूरा सच नहीं था। झो भरोसा दिलाता है कि उसका कोई भी रूप हो, वो ये छियाओ को हर्ट करने वाला कोई काम नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि ये छियाओ और शियांग एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। झो उनके बीच आता या नहीं आता, दोनों का सेपरेशन फिर भी हो जाता। ये छियाओ पूछती है कि क्या कोई और बात भी है जो उसने उससे छिपाई है। झो थोड़ी देर चुप रहकर आखिर बताता है कि उसे ड्यूरियन पसंद नहीं। ये छियाओ को ये बात छोटी लग सकती थी, मगर उसके लिए अब यही असली प्रॉब्लम है। अगर दोनों अपने रिलेशनशिप में अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा सकते तो उनका साथ लंबे समय तक कैसे चलेगा। बातचीत के बाद ये छियाओ कुछ समय अकेले रहती है। झो उसके बनाए स्टेक को पूरा खा लेता है और उसके लिए अपॉलॉजी छोड़ता है कि उसने जो तरीका चुना उसके लिए वो सॉरी है, लेकिन उन सारी कोशिशों के पीछे उसका इरादा सिर्फ ये छियाओ से प्यार करना था। उसकी बात सुनकर ये छियाओ मन में सोचती है कि झो हमेशा कहता है उसे फीलिंग्स बोलना नहीं आता, जबकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बातें बहुत आसानी से कह देता है। अगली सुबह ये छियाओ अपनी फ्रेंड को पूरी बात बताती है।
फ्रेंड एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या दोनों ने पैचअप कर लिया। यिचियाओ कहती है कि इतनी जल्दी सब ठीक नहीं हुआ। जो सुबह जल्दी घर से निकल गया और दोनों को अभी खुलकर बात करनी बाकी है। फ्रेंड पूछती है कि क्या यिचियाओ को शक है कि उसके और शियांग के रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स के पीछे झो था। यिचियाओ कहती है कि जितना वो झो को समझती है उसने शायद मौका पाने की प्लानिंग की होगी, मगर उसने जानबूझकर उनका ब्रेकअप नहीं करवाया। फ्रेंड कहती है कि अगर कोई आदमी लंबे समय से उसे पाने की प्लानिंग कर रहा था तो इसका मतलब है कि वो सच में उससे प्यार करता है। यिचियाओ कहती है कि उसकी चिंता प्लानिंग से ज़्यादा ऑनेस्टी को लेकर है। वो चाहती है कि दोनों के डिसीजंस उनकी रियल फीलिंग्स पर बेस्ड हों और वे एक दूसरे से कुछ न छिपाएं। फ्रेंड फिर पूछती है कि क्या अब शियांग के लिए बिल्कुल कोई चांस नहीं है। उसके बाद वो एक नई बात बताती है। शियांग ने कहा था कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है और उसने फ्रेंड से नियर बाय हाउस खोजने में हेल्प मांगी थी। जिस एरिया में वो घर ढूंढ रहा है वो यिचियाओ के घर के बहुत पास है। उधर झो अपने रिलेटिव्स के साथ बैठा होता है। वो मन ही मन रिग्रेट कर रहा है कि उसने यिचियाओ की केयरफुली प्लान्ड एनिवर्सरी खराब कर दी। उसके साथ वाले लोग गेम खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन झो का ध्यान कहीं और है। रिलेटिव पूछता है कि भाभी को फ्लावर्स भेजने वाला प्लान काम आया या नहीं। वीकेंड होने की वजह से वो सबको साथ खाना खाने का सजेशन देता है। झो एक ओल्ड टी हाउस चुनता है क्योंकि यिचियाओ को वहाँ का खाना पसंद है। वो कहता है कि वहाँ से उसके लिए खाना पैक भी करवा सकते हैं। रिलेटिव उसकी डिवोटेड हस्बैंड वाली हालत देखकर मजाक करता है। फिर वो बताता है कि शियांग पास के रेजिडेंशियल एरिया में हाउस खोज रहा है। ये सुनते ही झो पूछता है कि क्या वो लड़का अब घर के पास रहकर भी उसकी वाइफ को परस्यू करने वाला है। शियांग यिचियाओ को समझाता है कि उसने ओनर्स ग्रुप में अपनी ग्रैंडमदर का कॉन्टैक्ट देखा था। उसकी ग्रैंडमदर के लंग्स में प्रॉब्लम है और वो जगह रिकवरी के लिए सूटेबल है। वो कहता है कि वो कॉम्पिटिशन्स की वजह से अक्सर बाहर रहता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो उसी एरिया में रह रहा है। यिचियाओ उसे फिर याद दिलाती है कि उसकी शादी हो चुकी है। शियांग जवाब देता है कि आजकल डिवोर्स रेट इतना ज़्यादा है कि शादी हो जाना किसी बात की गारंटी नहीं। यिचियाओ पूछती है कि क्या उसे अंदाज़ा है कि उसकी बातें कितनी गलत हैं। उसे लगता है शियांग जानबूझकर उसके मैरिज में ट्रबल पैदा कर रहा है। शियांग पलटकर पूछता है कि क्या इतने कम समय में यिचियाओ को झो से इतना प्यार हो गया कि वो उसकी हर बात इग्नोर कर सकती है। वो कहता है कि यिचियाओ ने शायद कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन झो जिस तरह उसे देखता था उसमें शुरुआत से उसे पाने की इच्छा साफ दिखाई देती थी। शियांग फेयरनेस की बात करते हुए कहता है कि अगर झो को फीलिंग्स रखने का हक था तो उसे भी अपनी फीलिंग्स रखने से कोई नहीं रोक सकता। वो ओपनली मानता है कि वो अभी भी इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ समय बाद झो यिचियाओ के लिए ओल्ड टी हाउस से रोस्ट गूस और टाइफून शेल्टर स्टाइल फ्राइड श्रिम्प लेकर आता है। यिचियाओ फ्राइड श्रिम्प देखकर खुश हो जाती है क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश है। झो उसे खाना टेस्ट करने को कहता है। यिचियाओ बताती है कि वो बचपन से इसी जगह का खाना खाती आई है। पहले वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ता था और डिलीवरी सर्विस भी नहीं थी। जो उससे पूछता है कि टेस्ट अभी भी पहले जैसा ऑथेंटिक है या नहीं। यिचियाओ कहती है कि खाना सच में अच्छा है। फिर वो झो की तरफ देखकर कहती है कि उसके पेरेंट्स और डिलीवरी ड्राइवर्स के अलावा वो पहला इंसान है जो सिर्फ उसके लिए इतनी दूर जाकर फ्राइड श्रिम्प लेकर आया। झो उसकी पहला इंसान वाली बात पर रुक जाता है। फिर पूछता है कि उसने उसके छोड़े हुए नोट का क्या किया। यिचियाओ कहती है कि उसने नोट पढ़ लिया था और समझ गई थी कि शायद बातें बहुत चीज़ी थीं, इसलिए वो सामने बोलने के बजाय लिख कर चला गया। झो सिंसियरली कहता है कि उसने ऐसी बातें पहले किसी और से नहीं कहीं। यिचियाओ झो से सीधा पूछती है कि ऑनलाइन लॉसूट्स में क्या उसने भी सीक्रेटली हेल्प की थी। उसे याद है कि शियांग ने कुछ केसेस हैंडल किए, मगर कई ऐसे अकाउंट्स ने भी अपॉलॉजी कर दी जिन पर वो अभी एक्शन ही नहीं ले पाई थी। झो मानता है कि उसने उन अकाउंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन करवाया। सिर्फ इस बार नहीं, बल्कि वेडिंग से पहले जब मार्केटिंग अकाउंट्स यिचियाओ पर अटैक कर रहे थे तब भी उसने ही पीछे से हेल्प की थी। यिचियाओ पूछती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। झो कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि यिचियाओ को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और हस्बैंड होने के नाते उसके पास ये करने का पूरा हक था। बातों के बीच यिचियाओ पूछती है कि उसने अभी भी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। इसके बाद वो झिझकते हुए बताना शुरू करती है कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात शियांग से हुई थी। स्टेशन में यिचियाओ के लिए फ्लावर्स आते हैं जिन पर उसके खुश रहने की विश लिखी होती है। कलीग तुरंत उसे टीज करती है कि लगता है उसका और मिस्टर जाओ का पैचअप हो गया, तभी उसने वर्क प्लेस पर फ्लावर्स भेजे हैं। यिचियाओ झो से कहती है कि उसे फ्लावर्स नहीं चाहिए। झो पूछता है कि फिर उसे अब क्या पसंद है।
ये छियाओ जवाब देती है कि उसे झो पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार फ्लावर्स भेजे। झो हंसकर कहता है कि पहले ये छियाओ सिर्फ मुझे तुम पसंद हो तक बोलती थी और अब उसके साथ कंडीशंस भी जोड़ने लगी है। कॉलिग दोनों की बात सुनकर मजाक करती है कि झो भी उसे परस्यू करते समय ऐसा ही शेमलेस रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच काम से जुड़ा कॉन्टैक्ट भी है। ये छियाओ उसे हर जगह से डिलीट नहीं कर सकती। वो फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती है, मगर झो को याद दिलाती है कि अगली बार उसे उसकी रियल पसंद का ध्यान रखना होगा। झो अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि वो ये छियाओ को टेम्पल ले जाकर प्रेयर्स कर सकती हैं, लेकिन बेबी के लिए प्रेशर नहीं डालेंगी। उसकी माँ पिछले मेडिकल टेस्ट का जिक्र करती हैं। नर्स ने बताया था कि टेस्ट सही नहीं हुआ और उसे दोबारा करना पड़ेगा। उस टेस्ट से पहले 48 घंटे तक हस्बैंड वाइफ को दूरी रखनी होगी। जो थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ कहता है कि वो वापस आकर टेस्ट अरेंज कर देगा। फिर अपनी माँ को यिछियाओ की केयर करने के लिए थैंक यू बोलता है। माँ उसे भरोसा दिलाती हैं कि जब तक यिछियाओ उनके साथ है वो अपनी डॉटर इन लॉ का पूरा ध्यान रखेंगी। जो का रिलेटिव उसे ऑनलाइन चल रही नई डिस्कशन दिखाता है। लोगों की नजर शियांग की रिस्टबैंड के नीचे मौजूद पुराने स्कार पर पड़ गई है। टाइमलाइन देखकर नेटिजन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि यिछियाओ से ब्रेकअप के बाद उसने सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट नहीं की थी, बल्कि अपनी रिस्ट भी काटी थी। ऑनलाइन लोग उसकी इस हरकत को रोमांटिक बनाकर दिखा रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद भी उसने अपनी एक्स को डिफेंड किया, फैंस के अगेंस्ट गया और लीगल एक्शन लिया। अब यिछियाओ मैरिड है, लेकिन वो अभी तक उसे नहीं भूल पाया। रिलेटिव कहता है कि ऐसी बातें जल्दी ही यिछियाओ की मैरिज पर असर डालेंगी। उसकी नज़र में एक सही एक्स को ब्रेकअप के बाद बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। जो उसकी बात पर कोल्डली कहता है कि किसी को मारना इलीगल है। रिलेटिव तुरंत लीगल डिपार्टमेंट से सोल्यूशन ढूंढने की बात करता है। फिर वो झो को समझाता है कि 2 साल के पुराने रिलेशनशिप और 3 महीने की मैरिज की कंपैरिजन देखकर परेशान होने के बजाय उसे अपनी वाइफ के सामने कभी कभी वीकनेस दिखानी चाहिए। उसके हिसाब से आदमी जब वीक दिखता है तभी उसे एक्स्ट्रा केयर मिलती है। दूसरी तरफ यिछियाओ अपनी फ्रेंड के साथ माउंटेन ट्रिप से वापस आ रही होती है। वो 2 दिनों से फ़ोन बंद रखकर अपने पेरेंट्स के साथ वेजिटेरियन खाना खा रही थी, प्रेयर्स कर रही थी और बाकी दुनिया से दूर थी। फ्रेंड कहती है कि उसे एक ज़रूरी बात बतानी है, लेकिन पहले यिछियाओ प्रॉमिस करे कि सुनने के बाद वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। यिछियाओ कहती है कि माउंटेन से नीचे आने के बाद उसका मन काफ़ी काम है। फ्रेंड बताती है कि शियांग जिनान ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऑनलाइन 2 दिन तक इस बात को लेकर हंगामा रहा और अब जाकर डिस्कशन थोड़ा कम हुआ है। वो एक और बात रिवील करती है। यिछियाओ की वेडिंग वाले दिन शियांग ने उसे फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रहा है। उसने पूछा था कि अगर उसके साथ सच में कुछ हो जाए तो क्या यिछियाओ अपनी वेडिंग छोड़कर उसके पास आ जाएगी। यिछियाओ पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया था। फिर वो बिना खुद को ब्लेम किए कहती है कि अगर ये सच है तो शियांग बहुत चाइल्डिश था। फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या इतनी बातें जानने के बाद उसे अपने मैरिज डिसीजन पर रिग्रेट होता है, लेकिन यिछियाओ के जवाब से साफ है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं जाना चाहती। झो और शियांग के बीच फोन पर बात होती है। शियांग कहता है कि रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल की सर्जरी रिपोर्ट की वजह से लोगों ने मान लिया था कि उसकी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुई है। झो साफ करता है कि उसने जो भी किया वो शियांग की हेल्प के लिए नहीं था। वो मानता है कि शियांग ने पहले कुछ इरेशनल काम किए, मगर वे उसके अपने डिसीजंस थे। उन डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। शियांग ताना मारता है कि यिछियाओ ने आखिर झो जैसे बहुत ज्यादा रैशनल आदमी से शादी कर ली। वो पूछता है कि झो ने अपने चेहरे की इंजरी के बारे में घर पे क्या एक्सप्लेनेशन दी। झो बताता है कि उसने कहा था उसे डॉग ने काट या स्क्रैच कर दिया। दोनों की बातचीत से ये साफ हो जाता है कि ओपन डे पर हुई उनकी आर्ग्यूमेंट को झो ने यिछियाओ से छिपाया था। बिजनेस ट्रिप के दौरान झो बारिश में बाहर खड़ा होता है। उसका रिलेटिव उसे डांटता है कि वो रेन से बच भी नहीं रहा। विदेश में बीमार पड़ गया तो अननेसेसरी ट्रबल होगा। झो कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव तुरंत अपने पुराने आइडिया पर लौटता है। वो कहता है कि अगर झो सिक हुआ तो भाभी उसकी केयर करेंगी। उसका रिलेटिव उसे रेन से बचने और मेडिसिन साथ रखने को कहता है। साथ ही वो मजाक करता है कि अगर झो बीमार हुआ तो भाभी उसकी ज्यादा केयर करेंगी। थोड़ी देर बाद झो यिछियाओ को वीडियो कॉल करता है। यिछियाओ उसकी रेड आइज और बदली हुई आवाज देखकर पूछती है कि क्या माउंटेन पर जल्दी उठने की वजह से वो खुद टायर्ड लग रही है या सच में झो की हालत खराब है। झो धीमी और होर से आवाज में कहता है कि उसका थ्रोट हर्ट कर रहा है। यिछियाओ तुरंत सीरियस हो जाती है। वो बताती है कि सूटकेस की लाइनिंग में लोजेंजेस रखे हैं, उसे टेम्परेचर चेक करना चाहिए और फीवर हुआ तो मेडिसिन लेनी होगी। फीवर पैचेस भी बैग में हैं। वो होटल के फ्रंट डेस्क से ईयर थर्मोमीटर मंगवाने की बात करती है और झो को रिजल्ट बताने को कहती है। झो उसे चिंता न करने को कहता है, लेकिन यिछियाओ उसकी केयर करना बंद नहीं करती।
कुछ समय बाद जो होटल रूम का दरवाजा खोलता है और सामने यिचियाओ को खड़ा देखकर स्टन रह जाता है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। यिचियाओ उसे अंदर आने देने को कहती है। जो पूछता है कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गई। यिचियाओ बताती है कि जब किसी ने इतनी दुखी आवाज़ में कहा कि वो बीमार है तो उसने एक दिन की लीव ले ली और सीधे उसके पास आ गई। जो अभी भी विश्वास नहीं कर पाता कि यिचियाओ सच में उसके सामने है। वो दोबारा पूछता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। यिचियाओ से हग कर लेती है। जो उस हग को महसूस करके कहता है कि अगर ये सपना है तो वो उसे थोड़ी देर और पकड़कर रखना चाहता है। यिचियाओ जो को टेम्पल से लाई हुई चीज़ देती है। वो बताती है कि माउंटेन पर उसने उसके लिए प्रेयर की थी। माँ ने कहा था कि वो टेम्पल काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मगर उसे अब इस पर डाउट है क्योंकि उसने जो की हेल्थ और सेफ्टी मांगी थी और नीचे उतरते ही वो बीमार हो गया। जो उल्टा कहता है कि टेम्पल बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि उसकी सारी विशेस पूरी हो गई। उसकी इलनेस की खबर सुनकर यिचियाओ तुरंत उसके पास आ गई। यिचियाओ उसे बैठने और रेस्ट करने को कहती है, मगर जो अचानक बोलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसकी इतनी जल्दी रिकवरी देखकर यिचियाओ को शक हो जाता है। वो सीधे पूछती है कि क्या जो बीमारी का ड्रामा कर रहा था। जो तुरंत अपना सिर पकड़कर कहता है कि उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। यिचियाओ समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है और उसकी चाल पर नाराज़ होने के बजाय उसे पकड़ लेती है। जो अब यिचियाओ को एक और सच बताता है। वो मानता है कि वो झोफान के स्कूल ओपन डे पर भी गया था। यिचियाओ तुरंत उसकी चोट और लिटिल डॉग वाली कहानी जोड़कर समझ जाती है कि उसका सामना शियांग जिनान से हुआ था। जो कहता है कि उसने फाइट शुरू नहीं की और प्रॉब्लम्स को फिस्ट से सॉल्व करना उसकी हैबिट नहीं है। उस दिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता कि शियांग से जुड़ी बातें यिचियाओ या उनकी मैरिज पर असर डालें। यिचियाओ भी अब शियांग के सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात बताती है। वो पूछती है कि क्या उसे उस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो एक्सप्लेन करती है कि दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। यिचियाओ चीन में थी, जबकि शियांग के साथ आधे साल से ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब रिलेशनशिप साफ तौर पर ख़त्म हो चुका था, तब शियांग की इरेशनल और बिना सोचे की गई हरकतों के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल क्यों माना जाए। जो उसे ध्यान से सुनने को कहता है और बिल्कुल साफ वर्ड्स में जवाब देता है कि उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं। वो कई बार यही बात दोहराता है ताकि यिचियाओ के मन में कोई डाउट न रहे। यिचियाओ इमोशनल होकर कहती है कि जो पहला इंसान है जिसने उसे सीधे बताया कि उसे ये बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं। इतने समय से लोग उसे शियांग के करियर और बिहेवियर के लिए ब्लेम करते रहे, मगर जो ने पहली बार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही जगह रखी। जो उसे अपनी बात पर अच्छे से सोचने को कहता है। यिचियाओ उसके सपोर्ट को समझकर कहती है कि अब वो जान गई है। कुछ समय बाद यिचियाओ जो से अपने करियर के बारे में बात करती है। वो बताती है कि स्टेशन एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है और डायरेक्टर चाहता है कि वो दोबारा कैमरा के सामने लौटे। वो अभी डिसीजन को लेकर थोड़ी अनश्योर है, इसलिए जो की एडवाइस सुनना चाहती है। जो पूछता है कि क्या उसकी ओपिनियन यिचियाओ के लिए सच में इतनी इम्पॉर्टेंट है। यिचियाओ मानती है कि वो थोड़ा हेजिटेट कर रही है। जो कहता है कि उसकी नज़र में यिचियाओ को कैमरा के सामने काम करना अब भी ज़्यादा पसंद है। अगर उसे सच में वो काम अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहता है कि सिर्फ भागते रहने से लाइफ बेहतर नहीं होगी। यिचियाओ उसकी बात सुनकर प्रोग्राम ट्राई करने का फैसला करती है। साथ ही वो साफ बता देती है कि इसे एक्सेप्ट करने के बाद उसे अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है। जो बिना कोई कंडीशन रखे कहता है कि वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करता है। इसके बाद दोनों के फ़ोन को लेकर एक छोटी सी प्लेफुल बातचीत होती है। यिचियाओ कहती है कि वो जो से जुड़ी एक चीज़ डिलीट करना भूल गई थी। जो जवाब देता है कि अब उसके फ़ोन में जो कुछ भी है लगभग सब यिचियाओ से रिलेटेड है। यिचियाओ उसकी बात सुनकर पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है। नए प्रोग्राम के असाइनमेंट के लिए यिचियाओ और लिन चांग एक टाउन टूरिज्म प्रोजेक्ट पर पहुंचते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें पहले फेज़ का पूरा एरिया दिखाता है। वो बताता है कि पहला फेज़ एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड की तरह है। सेकेंड और थर्ड फेजेस के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान है। अगर टीवी स्टेशन इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट करता है तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिप्रेजेंटेटिव यिचियाओ से कहता है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत बताए। यिचियाओ लिन चांग को पहले जाकर रूम में सेटल होने को कहती है, जबकि वो खुद आसपास का एरिया देखने निकल जाती है। जगह की डेवलपमेंट देखकर यिचियाओ इम्प्रेस्ड होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिजॉर्ट और प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरह तैयार किए गए होंगे। वो जो को दिखाने के लिए वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उधर जो कंपनी मीटिंग में एक टेक्निकल प्लान पर डिस्कशन कर रहा होता है। टीम कंट्रोलर की फ्लेक्सिबिलिटी में कमी और ज़रूरी एडजस्टमेंट्स की बात करती है। जो प्लान को ओवरऑल ठीक बताता है। मीटिंग के बीच उसे यिचियाओ की वीडियो और मैसेजेस मिलते हैं। वो छेड़ते हुए कहता है कि यिचियाओ को सिर्फ एक दिन में उसकी याद आने लगी है।
इचियाओ जवाब देती है कि उसे मुझे लगा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सच में उसे मिस कर रही है। वो लोकल प्रोजेक्ट की लोकेशन की तारीफ करती है, मगर नोटिस करती है कि स्काई काफ़ी डार्क हो रहा है और रेन आने वाली है। टीम जल्दी वापस जाने का फैसला करती है। जो की मीटिंग भी खत्म होती है। उसका रिलेटिव इचियाओ से पूछता है कि वहाँ वेदर कैसा है। वो बताती है कि यहाँ रेन हो रही है, जबकि प्रोजेक्ट एरिया में हेल आने जैसी कंडीशन बन रही है। इचियाओ कहती है कि उसे जल्दी प्रिपरेशंस करनी होंगी, नहीं तो अगले दिन का इंटरव्यू अफेक्ट हो सकता है। जो उसे केयरफुल रहने को कहता है और कॉल खत्म हो जाती है। कॉल के तुरंत बाद जो अपने रिलेटिव से हुआई काउंटी में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कल्चरल एंड क्रिएटिव पार्क के बारे में पूछता है। रिलेटिव हैरान होता है कि जो को इतनी छोटी और दूर जगह कैसे याद है। फिर वो खुद समझ जाता है कि इचियाओ उसी काउंटी में ट्रेनिंग और शूटिंग के लिए गई है। जो कहता है कि उसे वहां जाकर उसकी सिचुएशन खुद देखनी होगी। दूसरी तरफ लिन चांग परेशान होकर इचियाओ को लगातार कॉल कर रही होती है, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि मास्टर अभी तक माउंटेन से नीचे क्यों नहीं लौटी। लिन खुद को ब्लेम करती है कि वो फैक्ट्री में रिकॉर्डर भूल गई थी। अगर रिकॉर्डर वापस लेने की जरूरत न पड़ती तो इचियाओ और उसके साथ गया वर्कर दोबारा माउंटेन पर नहीं जाते। अब काफी समय गुजर चुका है और दोनों का कोई जवाब नहीं आ रहा। वेदर अचानक और ख़राब हो जाता है। एरिया में लैंडस्लाइड होने की खबर आती है। लिन लोकल लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने शेंजन टीवी की टीचर शैन को देखा है, क्योंकि वो अभी भी माउंटेन पर है। उधर इचियाओ अपने घायल कंपेनियन के साथ फैक्ट्री जैसी सुरक्षित जगह पर रुकी होती है। कंपेनियन बैड वेदर को लेकर परेशान है और कहता है कि अगर उसके पैर में चोट न लगी होती तो शायद दोनों समय पर नीचे पहुंच जाते। इचियाओ उसे दोष न देने को कहती है। बाहर जाना बहुत डेंजरस है और कम से कम उन्हें शेल्टर के लिए ये जगह मिल गई। फैक्ट्री में सुबह तक कोई नहीं आने वाला, इसलिए दोनों को वहीं वेट करना होगा। वो अपने कंपेनियन को आराम करने को कहकर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर भारी रेन की वजह से फोन में कोई सिग्नल नहीं आता। इचियाओ समझ नहीं पाती कि उन्हें सिग्नल कब मिलेगा और नीचे मौजूद लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। अचानक फैक्ट्री के पास कोई आता दिखाई देता है। इचियाओ हैरान होकर देखती है कि वो शियांग जिनान है। शियांग उसे देखते ही कहता है कि वो सच में कमाल की है। जहाँ भी जाती है किसी न किसी ट्रबल में फंस जाती है। इचियाओ पूछती है कि वो खुद इतनी खराब वेदर में यहाँ क्या कर रहा है। शियांग बताता है कि उसकी ट्रेनिंग और कंपटीशन खत्म हो चुका है। उसने ट्रॉफी जीत ली और लौटते समय उसे इचियाओ के माउंटेन पर फांसने की खबर मिली, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया। वो इचियाओ की कंडीशन चेक करके पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। इचियाओ कहती है कि वो ठीक है और इस सिचुएशन में काफ़ी लकी रही। वो शियांग को वहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन शियांग कहता है कि उसे इचियाओ से थैंक्स सुनने की ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद फ़ोन में सिग्नल आता है और इचियाओ लिन चांग से कांटेक्ट कर पाती है। लिन उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगती है और बार बार सॉरी बोलती है। वो कहती है कि रिकॉर्डर भूलना उसकी गलती थी और अगर मास्टर के साथ कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करती। इचियाओ उसे शांत करती है और बताती है कि वे दोनों सेफ हैं। रेन रुकते ही वे माउंटेन से नीचे आ जाएंगे, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कॉल के बाद लिन को पता चलता है कि शियांग भी माउंटेन पर गया हुआ है। वो हैरान होकर कहती है कि वो ज़रूर पागल हो गया है। कंपटीशन के तुरंत बाद इस वेदर में यहाँ आने पर उसका कोच बहुत नाराज़ होगा। इसी दौरान जो प्रोजेक्ट के रहने वाले एरिया में पहुँच जाता है। वो लिन से पूछता है कि उसकी वाइफ रूम में है या नहीं, क्योंकि वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। लिन बताती है कि अभी अभी सिग्नल आया है और उसकी मास्टर से बात हो गई। जो तुरंत इचियाओ को कॉल करता है और बार बार पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और इस वक्त कहाँ है। इचियाओ सिचुएशन को छोटा दिखाते हुए कहती है कि आज लोकेशन शूटिंग में बहुत काम था और कुछ समय फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो अभी मैसेज करने ही वाली थी कि जो का कॉल आ गया। जो उसकी बातों से शांत नहीं होता। वो पूछता है कि लैंडस्लाइड की इतनी बड़ी बात वो उसे बताने वाली भी थी या नहीं। इचियाओ कहती है कि वो माउंटेन पर वाटर प्लांट के अंदर सेफ है और उसे सिर्फ बेवजह वरीड नहीं करना चाहती थी। जो कहता है कि उसे पहले ही सब पता चल चुका है। वो इचियाओ को वहीं रहने और बिल्कुल मूव न करने को कहता है। इचियाओ हैवी रेन और ब्लॉक्ड रोड्स की बात करके उसे माउंटेन पर आने से रोकती है। जो बताता है कि वो शेंजन से यहाँ तक आ चुका है और माउंटेन के नीचे उसका इंतजार करेगा। कॉल खत्म होने के बाद इचियाओ पहली बार सोचती है कि सच छिपाकर उसने जो को और ज्यादा वरीड कर दिया। रेन के रुकने का इंतजार करते हुए शियांग कहता है कि अगर ये वेदर न होता तो शायद उसे इचियाओ के साथ अकेले बात करने का मौका कभी नहीं मिलता। वो एक बार फिर अपने ब्रेकअप की एक्सप्लेनेशन मांगता है। उसका कहना है कि दोनों अलग हुए थे, मगर इचियाओ को कम से कम उसे अपनी बात समझाने का चांस देना चाहिए था। उसे आज तक नहीं पता कि उसने क्या गलत किया। इचियाओ उसे याद दिलाती है कि उसने रिलेशनशिप पब्लिक करने का फैसला अकेले लिया था। पब्लिक होना उसका चॉइस हो सकता था, मगर उसे पहले इचियाओ की राय पूछनी चाहिए थी। उसकी एक्शन से कंपटीशन और दोनों की जिंदगी अफेक्ट हुई। शियांग कहता है कि उसने रिलेशनशिप पब्लिक भी इचियाओ के लिए ही किया था।
इचाओ जवाब देती है कि इसी वजह से वो उसे पब्लिक जाने से रोक रही थी। शियांग अपने करियर और स्पोर्ट्स लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन इचाओ के भी अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स थे। वो कहती है कि शियांग गुस्से में अनक्लियर पोस्ट डालता रहा और कभी नहीं सोचता था कि उन चीज़ों से इचाओ कहाँ खड़ी होगी। क्या शेन इचाओ की आइडेंटिटी सिर्फ शियांग जिनान की गर्लफ्रेंड बनकर रह जानी चाहिए थी? आर्ग्यूमेंट में इचाओ ने उससे ब्रेकअप कहा था। शियांग बताता है कि उसने इसे फाइनल ब्रेकअप नहीं माना। उसे लगा दोनों को कूल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और 3 महीने तक लगातार ट्रेनिंग करता रहा। उसने इचाओ की बात मानकर दिन रात प्रैक्टिस की और सोचा था कि समय गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर वापस लौटकर फ़ोन खोलने पर उसे पता चला कि इचाओ ने शादी कर ली है। शियांग कहता है कि उसे विश्वास था इचाओ उसका इंतजार करेगी। उसे समझ नहीं आता कि दोनों एक दूसरे से कैसे मिस हो गए और इचाओ ने उससे बचने के लिए झो से शादी क्यों कर ली। इचाओ कहती है कि वो शियांग के चले जाने का रीज़न समझ सकती है, मगर उसे भी अपने तरीके से आगे बढ़ने का हक था। वे एक दूसरे को मिस नहीं कर गए थे। सच ये था कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। शियांग पूछता है कि क्या वो और झो सच में एक दूसरे के लिए सही हैं। उसे विश्वास नहीं कि इचाओ ने झो से प्यार की वजह से शादी की। इचाओ कहती है कि उसका मैरिज सही है या गलत, ये उसकी अपनी ज़िंदगी है। उसे इसका आंसर शियांग को देने की ज़रूरत नहीं। वो ये भी मानती है कि उनके सेपरेशन से पहले ही झो के मन में उसे पाने की फीलिंग्स थीं, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि उसका और शियांग का रिलेशनशिप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ख़त्म हुआ था। तभी झो का कॉल आता है और वो इचाओ को नीचे आने के लिए कहता है। इचाओ कॉल पर उसे बताती है कि वो आ रही है। माउंटेन से नीचे आने के बाद इचाओ आखिर झो के सामने पहुंचती है। झो उसे ध्यान से देखता है, जैसे ये चेक कर रहा हो कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। इचाओ उसे भरोसा देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो समझ सकती है कि झो कई घंटों से कितनी टेंशन में था, इसलिए बिना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दिए पहले उसे शांत करती है। इसके बाद झो खुद शियांग से मिलने जाता है। वो कहता है कि माउंटेन पर इचाओ की हेल्प करने के लिए उनकी फैमिली को उसे प्रॉपर थैंक्स कहना चाहिए। शियांग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। फिर उसे पता चलता है कि झो उसके क्लब को स्पॉन्सर करने वाला है। झो बताता है कि उसने इचाओ से इस बारे में डिस्कशन किया है, कंपनी की है, इसलिए उसे अब जाना होगा। दोनों साथ बैठकर खाना टेस्ट करते हैं। इचाओ पूछती है कि पिछली बार के मुकाबले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। झो बहुत सावधानी से खाता है तो वो मजाक करती है कि वो ऐसे खा रहा है जैसे पॉइजन चेक कर रहा हो। आखिर झो बताता है कि टेस्ट अच्छा है। झो बताता है कि वो अभी पहले से काफ़ी रिलैक्स्ड है। अगर उसने शादी का डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज भी हर दिन इसी तरह लगातार काम करता रहता। वो इचाओ के साथ बिताए इस शांत समय को बिजी लाइफ से चुराया हुआ आधा दिन कहता है। इचाओ भी मानती है कि इतनी भाग दौड़ के बीच दोनों को मिला ये छोटा सा आराम सच में किसी चुराई हुई छुट्टी जैसा है। समय बिताते हुए इचाओ अचानक झो चेन से पूछती है कि उसे पहली बार उससे प्यार कब हुआ था। क्या ये उनकी पहली ऑफिशियल मुलाकात के समय हुआ या शादी के बाद धीरे धीरे फीलिंग्स बनी? झो कहता है कि वो उससे उनकी ऑफिशियल मुलाकात से भी पहले मिल चुका था। उस समय इचाओ एक पैशनेट न्यूकमर थी और झो खुद भी अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। झो को अपने फादर के साथ हुई पुरानी बहस याद आती है। वो फैमिली ग्रुप में इतनी जल्दी शामिल नहीं होना चाहता था। उसका सपना अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना था और उसे ऐसी जॉब नहीं करनी थी जिसका पूरा रास्ता शुरुआत से ही तय हो। उसके फादर उसे समझाते थे कि फैमिली ग्रुप में देश और विदेश के लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं, इसलिए किसी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। दूसरों को जो पोजीशन एक सपने जैसी लगती है, झो उसी से दूर भागना चाहता था। लेकिन झो उस समय सिर्फ अपनी पसंद का काम करके एक पैशनेट न्यूकमर की तरह आगे बढ़ना चाहता था। उसी दौरान झो ने पहली बार इचाओ को देखा था। सड़क पर एक आदमी अपनी वाइफ को बुरी तरह मार रहा था और आसपास खड़े लोग इसे फैमिली मैटर मानकर दूर रहना चाहते थे। इचाओ बिना डरे बीच में आ गई। उसने उस आदमी को तुरंत रुकने और दोबारा हाथ उठाने पर पुलिस बुलाने को कहा। वो आदमी उल्टा पूछता है कि इचाओ कौन होती है उनके मामले में बोलने वाली। वो उसे भी मारने की धमकी देता है। इचाओ बिल्कुल नहीं डरती। वो खुद को न्यूज़ रिपोर्टर बताकर ब्लफ करती है कि उसके फादर पुलिस चीफ हैं। अगर उस आदमी ने आज उसे मारा तो अगले दिन उसका चेहरा न्यूज़ में होगा और उसके एक दिन बाद वो जेल में बैठा होगा। आसपास के लोग इचाओ के गले में लटका प्रेस कार्ड और वर्क आईडी देखकर उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। किसी को पुलिस आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है। इचाओ घायल वुमन को समझाती है कि पुलिस आने पर वो सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट कहकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर नहीं है। वो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर वो डिवोर्स चाहती है तो उसे वापस उसी घर में जाने की भी ज़रूरत नहीं। वुमन पूछती है कि क्या इचाओ के फादर सच में पुलिस स्टेशन में हैं। इचाओ मान लेती है कि उसने अटैकर को
डराने के लिए झूठ बोला था, मगर वो सच में एक रिपोर्टर है और ज़रूरत पड़ी तो उस वुमन की प्रॉब्लम को न्यूज़ में दिखाकर उसकी हेल्प कर सकती है। वो कहती है कि अभी वो सिर्फ इंटर्न है और उसके पास ज़्यादा पावर नहीं, लेकिन फिर भी वो एक पैशनेट न्यूकमर है। जितनी हेल्प कर सकती है उतनी ज़रूर करेगी। ये सब देख रहे झो चेन पर उसकी हिम्मत का काफ़ी असर पड़ता है। इचियाओ की उस करेज को देखकर झो ने अपने फादर से कहा था कि वो भी कुछ समय के लिए एक पैशनेट न्यूकमर बनकर अपना रास्ता ट्राई करना चाहता है। बाद में जब उसने इचियाओ को दोबारा देखा तब वो पहले वाली इंटर्न नहीं रही थी। वो ग्रो करके टीवी स्टेशन की केपेबल न्यूज़ एंकर बन चुकी थी। झो हर रात 8 बजे का न्यूज़ प्रोग्राम सिर्फ उसे देखने के लिए चलाता था। मगर जब उनकी प्रॉपर मुलाकात हुई तब इचियाओ का पहले से बॉयफ्रेंड था। झो मन ही मन सोचता रहा कि काश वो उसके जीवन में थोड़ा पहले आता, ताकि दोनों की शुरुआत खुली और साफ होती। झो अपनी कहानी खत्म करता है तो इचियाओ पूछती है कि क्या उसे उस अब्यूज्ड वुमन की बात अब भी याद है। वो बताती है कि उस वुमन ने बाद में डिवोर्स ले लिया था। उसने ड्राइविंग भी सीखी और खुद कार चलाकर कई जगह घूमी। पिछली बार मिलने पर उस वुमन ने इचियाओ से कहा था कि उसकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब शुरू हुई है। इचियाओ झो की तरफ देखकर कहती है कि उस वुमन की तरह उनकी जिंदगी भी अभी शुरू हुई है। पुराने रिग्रेट्स या देर से हुई मुलाकात पर अटकने के बजाय दोनों के पास अब साथ आगे बढ़ने का समय है। टीवी स्टेशन में टीम लीडर चियोलिन चांग को रोककर इंसल्टिंग तरीके से पूछता है कि क्या उसके पास दिमाग नहीं है। वो उसकी अपीयरेंस और बॉडी को लेकर भी गलत कमेंट करता है। क्यों कहता है कि इंटर्न्स का काम टीम लीडर के लिए कॉफ़ी खरीदना, दोपहर में सबको कॉफ़ी देना, आफ्टरनून टी ऑर्डर करना और आखिर में ऑफिस साफ करके जाना है। वो पूछता है कि आखिर किसने लिन की ऐसी हैबिट्स ख़राब कर दी। लिन जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इचियाओ वहाँ पहुँच जाती है। वो क्यू से पूछती है कि क्या किसी लड़की के बॉडी पार्ट्स पर कॉमेंट करना उसके लिए गर्व की बात है। क्या इंटर्न्स को पर्सनल सर्वेंट की तरह यूज़ करना कोई अच्छी वर्क प्लेस कल्चर है। क्यू गुस्से में कहता है कि इचियाओ को उससे इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई। अगर वो आज लिन को उसके काम से हटाकर ले जाना चाहती है तो स्टेशन डायरेक्टर से जाकर कंप्लेंट करे। इचियाओ बिना डरे लिन से कहती है कि उसके पैर उसके अपने हैं और वो जब चाहे यहाँ से जा सकती है। फिर वो लिन को अपने साथ लोकेशन शूटिंग पर ले जाने लगती है। लिन अपने मास्टर की हिम्मत देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे अपना गॉड तक कह देती है। वो बार बार इचियाओ की लाइन रिपीट करती है कि पैर अपने हैं, इसलिए जब चाहो चले जाओ। इचियाओ उसे ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से रोकती है। वो कहती है कि अगर लिन ने दोबारा ट्रबल किया तो उसे वापस भेज देगी। लिन तुरंत प्रॉमिस करती है कि अब ऐसा नहीं होगा और दोनों लोकेशन असाइनमेंट के लिए निकल जाती हैं। कुछ समय बाद इचियाओ का लोकेशन शूटिंग वाला वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाता है। सैंडस्टॉर्म के बीच भी वो बिना हिले अपना काम करती रहती है, इसलिए लोग उसकी तस्वीरों के मीम्स बनाने लगते हैं। झो का रिलेटिव उसे मीम्स दिखाकर कहता है कि भाभी के पास ट्रेंडिंग होने की कोई स्पेशल पावर है। इतनी खराब वेदर में असाइनमेंट करने के बाद भी लोग उनकी ब्यूटीफुल अपीयरेंस और काम बिहेवियर की बातें कर रहे हैं। लेकिन मजाक के साथ एक प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है। नेटिजन्स ने इचियाओ के पर्सनल लाइफ की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दी है। अब वे उसके और शियांग के ब्रेकअप के तुरंत बाद हुई शादी को लेकर बातें बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ अचानक हुई मैरिज नहीं थी। रिलेटिव कहता है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद लोग जल्दी ही झो की आइडेंटिटी भी खोज निकालेंगे। झो लीगल डिपार्टमेंट के लिए बोनस अप्रूव करने को कहता है ताकि रूमर्स फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ लिन इचियाओ को ऑनलाइन सपोर्टिव पोस्ट दिखाती है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि होस्ट शेन और उसके करंट हस्बैंड के बीच सच्चा प्यार है और बाकी बातें सिर्फ रूमर्स हैं। लिन प्रॉमिस करती है कि इस बार वो अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करेगी और अपनी पुरानी मिस्टेक का पेमेंट करेगी। इचियाओ उसे और इन्फॉर्मेशन चेक करने को कहती है, मगर खुद वहाँ से निकल जाती है क्योंकि ग्रैंड मास्टर यानी झो नीचे उसका इंतज़ार कर रहा होता है। झो की पीआर टीम उसे बताती है कि इस बार उनका में फोकस उसकी और इचियाओ की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना है। लीगल डिपार्टमेंट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस कलेक्ट कर रहा है, मगर अब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है। झो की आइडेंटिटी और उसके बारे में कई पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन एक्सपोज हो गई हैं। वेबो पर झो चेन का नाम शेन, इचियाओ और शियांग जिनान के साथ ट्रेंड कर रहा है। झो बिना पैनिक किए कहता है कि उसे इस बात की जानकारी है और टीम अपना काम जारी रखे। इचियाओ झो से क्लू मिलता है। जिस ऑल्टरनेट अकाउंट ने लगातार डिस्कशंस को गलत डायरेक्शन दी और दोनों की आइडेंटिटी से जुड़ी कई अंदर की बातें लीक की, वो किसी स्टेशन एम्प्लॉय से कनेक्टेड है। एम्प्लॉय बताता है कि झो की रियल आइडेंटिटी एक्सपोज करने वाला आदमी उनकी नज़र के सामने ही काम करता है। झो तुरंत उसकी पूरी जानकारी चेक करवाने को कहता है। झो के फैमिली ग्रुप ने मैरिज को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया होता है। उसके फादर पूछते हैं कि अनाउंसमेंट कब रिलीज करनी चाहिए।
वो सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि उन्होंने खुद अनाउंसमेंट बनाने का आइडिया क्यों दिया। फादर कहते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है और वो अपने सोशल सर्कल के लोगों से ये नहीं सुनना चाहते कि उनके बेटे को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। इसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक लास्ट मिनट डिसिव फैमिली और ग्रैंडफादर से ही मिली है, जो उनकी हेल्प के लिए सिंसियरली थैंक यू बोलता है। स्टेशन में लिन एक्साइटेड होकर यिचियाओ को न्यूज़ दिखाती है। जाओ ग्रुप ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी करके उसकी और जो की मैरिज को पब्लिकली सपोर्ट किया है। इसके साथ जो की टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसकी प्री सेल 16,000 यूनिट से ज़्यादा पहुंच जाती है। स्टेशन के लोग इसे अनवांटेड ऑनलाइन अटेंशन को सेल्स में बदलने का परफेक्ट बिजनेस मूव कहते हैं। लिन खुशी से बोलती है कि करंट हस्बैंड ने ऑनलाइन बैटल में एक्स बॉयफ्रेंड को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। तभी एक और सरप्राइज सामने आता है। लिन का ऑल्टरनेट वेबो अकाउंट मिलता है जिस पर करीब 80,000 फॉलोअर्स हैं। उसने वहां अपने मास्टर और ग्रैंड मास्टर की ब्यूटीफुल लव स्टोरी से जुड़ी बातें पोस्ट की हैं। यिचियाओ उसे देखकर पूछती है कि उसने ये सब कब लिखा। लिन घबराकर सफाई देती है कि वो सिर्फ मज़े के लिए लिख रही थी और उसने कोई प्राइवेट सीक्रेट लीक नहीं किया। वो कहती है कि ग्रैंड मास्टर को भी उसका लिखा हुआ कंटेंट अच्छा लगा और उन्होंने डिलीट करने को नहीं कहा। लिन की नज़र में उसने कोई गलत काम नहीं किया। ऑनलाइन बैटल उनकी साइड में जाता देखकर वो बहुत खुश होती है। जो का रिलेटिव उसके पास आकर शिकायत करता है कि वो अपने छोटे भाई के साथ बहुत अनफेयर है। वो जो और यिचियाओ के रिलेशनशिप की कुछ एक्सक्लूसिव बातें मांगता है ताकि नया कंटेंट लिखा जा सके। जो साफ मना कर देता है। रिलेटिव धमकी देता है कि अगर जो ने कुछ नहीं बताया तो वो सीधे भाभी के पास जाकर पूछ लेगा। जो उसे यिचियाओ को परेशान करने से रोकता है। रिलेटिव सिर्फ इतना जानना चाहता है कि आखिर दोनों की शुरुआत कैसे हुई थी। जो कहता है कि बताने जैसा कुछ नहीं है और वो अभी बिजी है। उसने ग्रोसरीज खरीदी हैं और अब अपनी वाइफ के लिए सूप बनाने जा रहा है। इतना कहकर वो कॉल खत्म कर देता है। कुछ समय बाद घर पर किसी नई ट्रॉफी या अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस दी जाती हैं। यिचियाओ खुश होकर झो के पास आती है और उसे बधाई देती है। वो मजाक में कहती है कि झो को सूप चाहिए होता है, तभी उसे हस्बैंड याद आता है। झो पूछता है कि किसने ऐसा कहा और उसे कई बार हस्बैंड बुलाने के लिए कहता है। यिचियाओ उसकी डिमांड मानकर बार बार प्यार से हस्बैंड बुलाती है। जो उसकी आवाज़ एंजॉय करता रहता है। फिर दोनों साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते समय उन्हें पता चलता है कि शियांग जिनान ने वेबो पर स्टेटमेंट पोस्ट किया है। यिचियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद सामने आकर बोलेगा। जो बताता है कि शियांग की क्लब स्पॉन्सरशिप भी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। फिर वो मानता है कि इस डील के पीछे उसके कुछ सेल्फिश रीजंस थे। यिचियाओ पूछती है कि वो कौन से रीजंस हैं। जो बताता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि बिजनेस में हर फेवर का प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप देने के बाद शियांग की माउंटेन वाली हेल्प का बदला क्लियर हो जाएगा। इस तरह यिचियाओ को उसके लिए गिल्टी होने या कोई इमोशनल डेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मानता है कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन फीलिंग्स की कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होती, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये फेवर उनकी मैरिज को अफेक्ट करे। फिर उसे डाउट होता है कि कहीं उसका बिहेवियर ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं। यिचियाओ कहती है कि उसकी बात रीजनेबल है, मगर अब उसके मन में एक पुराना सवाल आ गया है। जो को उसकी मैरिज प्रपोजल वाली लाइन याद दिलाती है। तब उसने कहा था कि अगर यिचियाओ के दिल में कोई दूसरा इंसान है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यिचियाओ पूछती है कि उस समय झो की असली सोच क्या थी। झो जवाब देने के बजाय उसे श्रिम्प खाने को कहता है और शिकायत करता है कि वो इतनी पुरानी बात दोबारा क्यों उठा रही है। मगर यिचियाओ अब इसका रियल आंसर जानना चाहती है। यिचियाओ के सवाल से बचने के बाद झो अपने रिलेटिव को कॉल करके हेल्प मांगता है। रिलेटिव नोटिस करता है कि झो अपनी वाइफ के लिए बनाया सूप खुद पी रहा है और फिर भी उससे एडवाइस चाहिए। झो उसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने की परमिशन देता है। रिलेटिव पूछता है कि क्या झो को यिचियाओ से सच में पहली नजर में प्यार हो गया था। क्या वो उसे पाने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसके बिना नहीं रह सकता था। सवाल का आंसर झो तुरंत नहीं देता, मगर उसे अब एक बात साफ दिखाई देती है। जिस मैरिज को पाने के लिए उसने इतनी प्लानिंग की थी, उसमें अब यिचियाओ की तरफ से भी फीलिंग्स आने लगी हैं। उसका ज़बरदस्ती शुरू करवाया हुआ रिलेशनशिप आखिर सच में खिलने लगा है। रात को यिचियाओ झो को बताती है कि उसने पिछले दिनों हुई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के नेटवर्क आईपीज़ और स्टेशन के सर्विलेंस वीडियोस कंपेयर किए हैं। रेलेवेंट समय पर ऑफिस में मौजूद रहकर स्टेशन नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला सिर्फ टीम लीडर छियू था। अवेलेबल एविडेंस सीधे उसी की तरफ जा रहा है। फिर भी यिचियाओ को चिंता है कि छियू स्टेशन का सीनियर मेंबर है। हो सकता है डायरेक्टर उसे बचाने के लिए किसी इंटर्न पर ब्लेम डाल दे और मैटर वहीं खत्म कर दे। जो कहता है कि हर बार डिटेल्ड रीजन या सारे एविडेंस सामने रख कर लड़ना जरूरी नहीं होता। अगर शिव अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है तो उसे पावर खोने का फीलिंग समझाया जा सकता है। वो यिचियाओ को याद दिलाता है कि उसे अनइम्पोर्टेंट लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए।
जू फैमिली के लिए ये मैटर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये छियाओ सिर्फ फैमिली पावर से डायरेक्ट एक्शन नहीं करवाना चाहती, वो झो से कोऑपरेशन मांगती है और कहती है कि क्यू ने जैसा दूसरों के साथ किया अब उसे भी वैसा ही टेस्ट मिलना चाहिए। झो उसकी प्लान से अग्री होकर कहता है कि वो अपनी वाइफ की बात मानेगा। फिर वो पूछता है कि अब तो वो फोन रखकर सो सकती है। अगले दिन स्टेशन में सभी ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन के पूरी तरह बदलने की बात कर रहे होते हैं। स्टेशन का नाम भी ट्रेंड करने लगता है और क्यू के अगेंस्ट माहौल बन जाता है। डायरेक्टर सबका काम रुकवाकर एक अनाउंसमेंट करता है। कुछ रीजंस की वजह से टीम लीडर क्यू को कंट्री साइड में लीडरशिप रोल संभालने के लिए भेजा जा रहा है। जब तक उसकी जगह किसी और को नहीं चुना जाता, उसकी टीम टेम्परेरली शेन यिचियाओ संभालेगी। डायरेक्टर उसे टीचर शेन कहकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहने को कहता है। यिचियाओ साफ करती है कि वो सिर्फ टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। टीम में लोगों की कमी हुई तो शियू के प्रोजेक्ट्स भी उसे संभालने पड़ेंगे। वो एक कंडीशन रखती है, जब शियू की जगह कोई नया परमानेंट लीडर आएगा तब यिचियाओ अपनी टीम की इन लड़कियों को साथ ले जाना चाहती है। डायरेक्टर उसकी कंडीशन मान लेता है। अनाउंसमेंट के बाद यिचियाओ सभी को काम पर लौटने को कहती है और प्रमोशन जैसी इस अच्छी खबर पर पूरी टीम को डिनर ट्रीट देने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद यिचियाओ झो को टीम लीडर छियू से छुटकारा दिलाने में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो मजाक में उसे प्रेसिडेंट जाओ कहकर बुरे लोगों को भगाने वाला आदमी बताती है। झो कहता है कि उसकी छोटी सी हेल्प की कंपैरिजन यिचियाओ के अपने डिसीजन और करेज से नहीं की जा सकती। असली काम टीचर शेन ने खुद किया है। यिचियाओ कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, फिर प्राउड होकर खुद को फीमेल वॉरियर बुलाती है। झो उसकी कॉन्फिडेंस देखकर उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद दोनों के बीच शियांग के नियर बाय शिफ्ट होने की बात आती है। झो कहता है कि अगर यिचियाओ चाहती है तो वो शियांग का कॉल आंसर कर सकती है या दोनों साथ जाकर उससे बात कर सकते हैं। यिचियाओ मानती है कि उसे पहले से पता था शियांग नियर बाय मूव कर रहा है। उसने ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे सिचुएशन ऑकवर्ड लगी। वो साफ कहती है कि शियांग के मूव का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर झो को उस लोकेशन से प्रॉब्लम है तो दोनों कभी भी वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। झो कहता है कि उसकी नज़र में यिचियाओ और शियांग के बीच आगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। यिचियाओ फ़ोन मिलाती है मगर शियांग का नंबर कनेक्ट नहीं होता। वो झो को बताती है कि पहले भी उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर वो पूछती है कि क्या झो को अब भी लगता है कि वो शियांग के साथ जुड़ी रहेगी, क्या इसी डाउट की वजह से वो इतना बॉदर्ड है। झो सॉरी बोलता है। वो मानता है कि शुरुआत में उसने खुद को बहुत मैग्नानिमस दिखाकर यिचियाओ को गलत इंप्रेशन दिया था। सच ये है कि उसे उसके पास्ट से बहुत फर्क पड़ता है। यिचियाओ से भरोसा दिलाती है कि झो का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद उसने शियांग के साथ वापस जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। झो कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ वापस जाने की नहीं है, उसे उस इम्पोर्टेंट जगह से जेलसी होती है जो कभी शियांग के पास यिचियाओ के दिल में थी। वो सोचता है कि उसे खुद ऐसी जगह कब मिलेगी। यिचियाओ धीरे से कहती है कि शायद वो जगह झो को पहले ही मिल चुकी है, बस वो दिल के किसी दूसरे और शांत कोने में है। झो तुरंत आंसर मांगने के बजाय उसे और सोचने का टाइम देता है। इसके बाद शाओजांग को बुलाया जाता है। सामने वाला सैनिटोरियम का जिक्र करते हुए बताता है कि वो वहां पहुंच चुका है और अब निकलने वाला है। उधर झो की टेक्निकल टीम एक डिवाइस में आई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। सिस्टम ओपन नहीं हो रहा और टीम बताती है कि बग का एग्जैक्ट कारण ढूंढने के लिए सोर्स कोड चेक करना पड़ेगा। झो तुरंत ली म्यू से जरूरी फाइल्स या इक्विपमेंट भेजने को कहता है। यिचियाओ को सिचुएशन का पता चलता है तो वो खुद वो चीज लेकर आने की ऑफर करती है। झो पहले उसे आने से रोकता है, लेकिन यिचियाओ कहती है कि ड्राइवर को भेजने से अच्छा है वो खुद अभी आ सकती है। आखिर झो उसकी बात मान लेता है। टीम डिवाइस पहनकर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करती है। ज़रूरी चीज़ मिलने के बाद सिस्टम ओपन हो जाता है और यिचियाओ उस डिवाइस के अंदर मौजूद कंटेंट देख पाती है। डिवाइस के खुलने के साथ यिचियाओ की पुरानी लाइन फिर सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि भले ही अभी वो सिर्फ इंटर्न है और उसके पास ज़्यादा पावर नहीं, लेकिन वो एक पैशनेट न्यूकमर है। उसके इन वर्ड्स के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस की आवाज़ आती है। ये बात दोबारा याद दिलाई जाती है कि पैशनेट न्यूकमर्स अपने छोटे पोजीशन के बावजूद बहुत कुछ कर सकते हैं। यिचियाओ डिवाइस के अंदर तैयार की गई वर्चुअल जगह देखती है और झो से पूछती है कि ये सिर्फ उसकी जगह होने के बजाय तुम और मैं कैसे बन गई। वो मजाक में कहती है कि झो को चुप रहने का हक है, लेकिन अब जो भी बोलेगा उसे उसके खिलाफ प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जानना चाहती है कि ये सब बनाते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। झो कहता है कि उसे आंसर देने से पहले अच्छे से सोचना पड़ेगा। यिचियाओ याद दिलाती है कि सवाल उसने पहले पूछा है, इसलिए उसे जवाब देना ही होगा। वो आखिर मानता है कि इसे बनाते समय उसके मन में सिर्फ यही था कि यिचियाओ को कभी उसकी सीक्रेट फीलिंग्स का पता नहीं चलना चाहिए। झो फान ने उसे ऑब्सेसिव प्राइवेट फैन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड सिखाया था और उसे लगता है कि उसका बिहेवियर भी कुछ वैसा ही था।
ये छियाओ कहती है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं थी। झो जवाब देता है कि आज नहीं, लेकिन उस समय ये छियाओ के लिए वो ज़रूर एक स्ट्रेंजर था। ये छियाओ वर्चुअल वर्जन देखकर पूछती है कि क्या उसने अपने लिए एक फेक शन ये क्याओ बनाई थी। झो कहता है कि उसके लिए वो कभी फेक नहीं थी, उसके मन में दोनों बहुत पहले ही फ्रेंड्स बन चुके थे। असल ज़िंदगी में ये छियाओ तक पहुँचने और उसके करीब आने में झो को बहुत लंबा समय लगा था। ये वर्चुअल जगह उस समय की उसकी हिडन फीलिंग्स और इंतज़ार को दिखाती थी। ये छियाओ को अपनी फ्रेंड का पुराना सवाल याद आता है, क्या उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट है। अब वो साफ कहती है कि उसे रिग्रेट नहीं है। उसे लगता है कि ज़िंदगी एक साथ जेंटल भी हो सकती है और रोमांटिक भी। जहाँ तक झो चेन की बात है, वो अब धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। झो कहता है कि फीलिंग्स में थोड़ा स्लो होना कोई ख़राब बात नहीं। हर इंसान को अपने दिल की बात समझने के लिए अलग समय चाहिए। ये छियाओ ने सुना था कि जब कोई इंसान सबसे खूबसूरत व्यू देखता है, सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ सुनता है या उस व्यक्ति से मिलता है जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो उसका दिल अपनी जगह भूल जाओ अगला अपडेट पढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद ये छियाओ घर लौटती है। उसे मोमो की मॉम वापस आ गई कहकर खुशी से वेलकम किया जाता है। ये छियाओ अपने हस्बैंड को हग करने के लिए बुलाती है। फिर सब साथ चलकर देखने जाते हैं कि डैडी ने आज क्या बनाया है। झो उसे देखकर प्यार से कहता है, मिसेस जाओ, वेलकम होम। साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।